हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसे अभी अभी पूरी कायनात को रचने की शक्तियां मिली थीं, लेकिन किस्मत का खेल देखो, ठीक अगले ही दिन उसे पता चला कि उसे पेट का लास्ट स्टेज का कैंसर है। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपने पुश्तैनी बगीचे को एक छोटी सी नकली दुनिया में बदल दिया। वो चाहता था कि यहाँ इवोल्यूशन की स्पीड इतनी तेज हो जाए कि कोई न कोई इलाज निकल आए। उसका बस एक ही मकसद था, एक ऐसी सभ्यता खड़ी करना जो कैंसर का इलाज ढूंढ सके। उधर उस चौकोर सैंडबॉक्स के नन्हे निवासियों ने अपनी दुनिया को टटोलना शुरू कर दिया था। एक दिन वे यह जानकर हैरान रह गए कि उनकी दुनिया गोल नहीं बल्कि चपटी है और वहाँ एक बेहद विशालकाय दैत्य रहता है। जब भी कोई सभ्यता उस आदमी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, वो उसे पूरी तरह तबाह कर देता और नए सिरे से शुरुआत करता। वो हर दौर के हीरोज को एक सवाल पूछने का मौका देता था, और जानते हो वो अक्सर उससे क्या पूछते थे? यही कि आपको हमारी दुनिया बनाने में कितना समय लगा। उस आदमी को याद आया कि उसे मिट्टी खोदकर वो सैंडबॉक्स बनाने में पूरे 7 दिन लगे थे। बस उसने कह दिया 7 दिन, और देखते ही देखते उस नन्ही सी दुनिया में ये कहानी फैल गई कि भगवान ने पूरी कायनात को सिर्फ 7 दिनों में बनाया है। उस सैंडबॉक्स में कई सभ्यताएं आईं और चली गईं, पर किसने सोचा था कि इन शानदार संस्कृतियों की शुरुआत इतनी मामूली होगी। सब कुछ एक सिंपल स्पोर्ट से शुरू हुआ था। उसने बगीचे के मेन सैंडबॉक्स के अंदर एक नकली उथला तालाब बनाया। पानी में नमक की मात्रा को समंदर जैसा सेट करने के बाद उसने बीच के पानी में ढेर सारे जर्ग स्पोर्स छोड़ दिए। उसने सेल डिवीजन की स्पीड को 10,000 गुना बढ़ा दिया। इसका मतलब था कि असली दुनिया का एक दिन सैंडबॉक्स के अंदर 10,000 साल के बराबर था। फिर भी इतनी तेज स्पीड के बावजूद 5वें दिन जाकर कहीं वो सिंगल सेल वाले जीव आखिरकार प्लैंकटन में बदल पाए। जैसे ही बीच का समंदर गंदा और धुंधला दिखने लगा, उसने तुरंत उनके जीन्स पर एक लिमिट लगा दी ताकि इन जीवों का साइज ज्यादा न बढ़े। वो नहीं चाहता था कि वो बहुत बड़े हो जाएं। छठे दिन की दोपहर तक उस पुरानी इकोसिस्टम में बदलाव दिखने लगा। पानी में पहली बार मल्टी सेल्युलर जीव नजर आए। कुछ मिनटों के लिए तो ऐसा लगा जैसे कोई डिस्कवरी चैनल की डॉक्यूमेंट्री फास्ट फॉरवर्ड में चल रही हो। सैकड़ों प्रजातियां कुछ ही सेकंड में पैदा होती और विलुप्त हो जाती, और उनकी जगह अगली पीढ़ी ले लेती। लेकिन जैसे ही सूरज डूबा, कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। उस सैंडबॉक्स दुनिया ने अपनी पहली बड़ी तबाही का सामना किया। इस दुनिया के 12 घंटे के अंधेरे का मतलब उनके लिए कोई आम रात नहीं थी। इसका मतलब था पूरे 5,000 साल तक बिना धूप के रहना। इसके चलते पानी के ढेर सारे पौधे सूख कर नीचे बैठ गए। रात के सन्नाटे में ऐसा लगा जैसे जिंदगी खत्म हो गई हो। आखिर एक छोटे से सैंडबॉक्स का माहौल और गिने चुने जीव इतनी बड़ी मार कैसे झेलते? वहाँ का माहौल नई प्रजातियों को जन्म देने के लायक नहीं बचा था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस पानी में बेहद लचीले और हर माहौल में ढल जाने वाले जर्ग सिंगल सेल्स थे। चांद की रोशनी पड़ने के आधे घंटे बाद मरे हुए पौधों के मलबे के बीच समंदर की सतह पर एक हल्की नीली चमक दिखाई दी। ये चींटी के आकार का एक छोटा सा नीला पौधा था, जिसका शेप एक पत्ती जैसा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि धूप न मिलने पर इस जिद्दी छोटे से जीव ने चांद की रोशनी से ही अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। वो आदमी ये सब देखकर दंग रह गया। उसने इस अनोखे पौधे का नाम रखा ब्लू फ्लाई ट्रैप। जैसे ही इस पौधे ने तबाही के पहले दौर को पार किया, ये कुछ ही सेकंड्स में बड़ी तेजी से विकसित होने लगा। फ्लाई ट्रैप ने खुद को उस अंधेरे के हिसाब से इतनी जल्दी ढाला कि वो बगीचे पर चमकने वाली चांदनी को सोखने के लिए कमल के पत्तों की तरह पूरे पानी पर फैल गया। 1 घंटे बाद, यानी हजारों पीढ़ियों के एवोल्यूशन के बाद, ये प्रजाति 2 अलग अलग रूपों में बट गई। एक ग्रुप तो वो ब्लू फ्लाई ट्रैप थे जो सिर्फ चांदनी सोखने और उससे ज्यादा एनर्जी बनाने में जुटे रहे। वहीं दूसरा ग्रुप थोड़ा खतरनाक हो गया। उन्होंने मांसाहारी रूप ले लिया। ये उसी चांदनी की एनर्जी से एक हल्की सी चमक पैदा करते थे जो दूसरे जीवों को आकर्षित करने या फंसाने के लिए एक चारे का काम करती थी। ये जो दूसरे प्लैंक्टोनिक ब्लू फ्लाई ट्रैप्स को अपनी तरफ खींचता और फिर उन्हें चट कर जाता। ये सब देखकर वो आदमी हैरान रह गया और जिंदगी के जीने की इस जिद का लोहा मान गया। इस अकेले बचने वाले जलीय पौधे ने उस घाव अंधेरे समंदर के अंदर अपनी खुद की एक पूरी अनोखी दुनिया खड़ी कर ली थी। तभी उसके मन में एक बात आई और उसने इन सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने तुरंत एक काली नोटबुक ढूंढी जिसे वो अपनी इस नई दुनिया का इतिहास बनाने वाला था। अपनी इस क्रिएशन के पहले पन्ने को खोलकर उसने उस अंधेरे दौर के बारे में लिखा जहां दुनिया बदल गई थी और सूरज की जगह चांद ने ले ली थी। दुनिया 5,000 साल के अंधेरे में डूब गई थी, जिससे 99% समुद्री जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। इस पूरे महाकाव्य में सिर्फ ब्लू फ्लाई ट्रैप ही जिंदा बचा और उस अंधेरे समंदर का बेताज बादशाह बन गया। उसने तालाब की तरफ देखा जो अब जिंदगी से लबालब भरा एक समंदर बन चुका था। वो चुपचाप सोचने लगा कि उसके ये जर्ग सेल्स आगे चलकर किस तरह के समुद्री जीवों को जन्म देंगे। वो सुबह होने के इंतजार में पूरी रात जागा रहा, लेकिन जैसे ही 7वें दिन की शुरुआत हुई, पासा बिल्कुल पलट गया और एक नया हादसा हो गया। अंधेरे में फलने फूलने वाले अलग अलग तरह के ब्लू फ्लाई ट्रैप्स सूरज की रोशनी पड़ते ही तुरंत सूखने लगे। कमजोर चांदनी के आदी हो चुके ये पौधे ऐसे डूबने लगे जैसे कोई उन्हें जला रहा हो। पल भर में ब्लू फ्लाई ट्रैप्स की अपनी ही एक बहुत बड़ा तबाही हो गई। लेकिन दोपहर होते होते नीले रंग का एक और छोटा सा दाना दिखाई दिया। उन मरे हुए पौधों की कॉलोनियों से जिंदगी एक बार फिर उठ खड़ी हुई, इस बार एक 5 कोनों वाले तारे जैसे दिखने वाले ब्लू फ्लाई ट्रैप के रूप में।
उसने खुद को जिंदा रखने के लिए अपना रूप बदल लिया था। इस तबाही से बच निकलने के बाद उसने तेज धूप वाले माहौल में ढलने के लिए अपनी अगली पीढ़ियों को बढ़ाना शुरू कर दिया। बस कुछ ही मिनटों में ये नया ब्लू फ्लाई ट्रैप लाखों बार मरा और दोबारा पैदा हुआ। दिन और रात के इस फेरबदल के बीच समंदर के कभी बादशाह रहे ब्लू फ्लाई ट्रैप्स का नामो निशान मिट गया और इस तबाही से एक कमजोर प्रजाति निकलकर सामने आई, जिसे पर्पल ग्लो ग्रास कहा गया। अब यही इस नए दौर की असली हीरो थी। जैसे ही 7वीं रात हुई, पर्पल ग्लो ग्रास समंदर में आराम से रहने लगी, क्योंकि अब वो सूरज और चांद दोनों के चक्र को झेल सकती थी। इसी के साथ इन भारी तादाद में उगे पौधों के फोटोसिंथेसिस की वजह से समंदर में ऑक्सीजन का लेवल आसमान छूने लगा। समुद्री जानवरों के पनपने के लिए जैसी कंडीशन चाहिए थी वो आखिरकार पूरी हो गई और जल्द ही समंदर के सिंगल सेल्ड जीवों ने खुद को साफ करना और इवॉल्व होना शुरू कर दिया। जीवों का एक ग्रुप सबसे पहले सामने आया और उनके आते ही समुद्री जानवर आधिकारिक तौर पर विकास के इतिहास के मंच पर आ गए। जानवरों को सामने आता देख उस आदमी के चेहरे पर आखिरकार एक राहत भरी मुस्कान आई। दिन रात जागे रहने की वजह से उसका शरीर बुरी तरह थक चुका था। वो सीधे बिस्तर पर गिरा और सो गया। अपने सैंडबॉक्स क्रिएशन के 8वें दिन जब उसने देखा तो कुछ समुद्री जानवर अब पानी से संतुष्ट नहीं थे। समंदर की भयानक आपसी होड़ और कंपटीशन की वजह से वे एम्फीबियन बन गए ताकि उस बंजर सूखी जमीन पर रह सके। उसने तुरंत अपनी डायरी निकाली। उसने तीसरे दौर को रिकॉर्ड किया, जिसे उसने न्यूलाइफ एरा नाम दिया, जहां तरह तरह के जानवरों का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और पहला समुद्री जीवन खूब फला फूला। रीढ़ की हड्डी के बिना वाले जीवों ने अपने मजबूत शंख और शेल्स के दम पर समंदर पर राज किया, लेकिन उनका ये राज ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि जल्द ही रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीवों ने जन्म ले लिया। अपनी फुर्ती के दम पर रीढ़ वाले जीवों ने उन्हें हरा दिया और समंदर के नए मालिक बन गए और धीरे धीरे समंदर से बाहर रेंगकर जमीन पर आ गए ताकि सदियों तक राज कर सकें। अपने नोट्स पूरे करने के बाद उसने चुपचाप उस काली नोटबुक को बंद कर दिया। भले ही उसके बनाए जीव अब जमीन पर रहने वाले जानवरों में बदल रहे थे, लेकिन उसके मन में एक शक अभी भी बना हुआ था। वो सोच रहा था कि इंसानों जैसी अक्ल वाले जीव को सामने आने में आखिर कितना समय लगेगा। अचानक उसके दिमाग में एक खुराफात आई कि क्यों न वो अपना खुद का खून इस मिक्सचर में मिला दे, लेकिन ये आदेश बहुत ज्यादा रिस्की और बड़ा था। थोड़ा संभलकर चलते हुए उसने पहले दूसरे जीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया और वो चिड़ियाघर की तरफ निकल गया। एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर उसने वहां से एक गोरिल्ला के खून का सैंपल खरीद लिया। जब तक वो वापस अपने बगीचे में लौटा, वो पूरा 100 एकड़ का छोटा सा सैंडबॉक्स एक खूबसूरत कुदरती दुनिया में बदल चुका था, जहाँ हरे भरे पहाड़ थे और मैदानों में अजीबोगरीब पेड़ उगे हुए थे और जानवर तो नदियों में तैर रहे थे। जब उसने अपने ही हाथों से बनाए इस विशाल एक्सपेरिमेंटल मैदान में दोबारा कदम रखा, उसने आखिरकार एक छोटे भौरे जैसे दिखने वाले जीव को चुना और उसे सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर के एक बिल्कुल नए एक्सपेरिमेंटल एरिया में छोड़ दिया। गोरिल्ला का खून उसमें डालने के बाद उसने वक्त की रफ्तार को तेज कर दिया और देखा कि जो जीव इस खून को बर्दाश्त नहीं कर पाए वो पूरी तरह खत्म हो गए। महज 2 दिनों में ऐसे करोड़ों भौरे जैसे जीव मर गए, लेकिन बचने वालों में उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने उस छोटे से ग्रुप को चुना जिनमें खून का ये मेल सबसे कामयाब रहा था और इस नई प्रजाति का नाम रखा इंसेक्टॉइड गार्डनर्स। ये जीव काफी हद तक इंसानों जैसे दिखते थे, बस एक बड़ा फर्क था, उनकी पीठ पर काले रंग की एक गोल ढाल उगी हुई थी। इन काले पन्ने जैसे चमकने वाले इंसेक्टॉइड्स को पूरी तरह तराशने में पूरे 2 दिन लग गए, जिसका मतलब था कि सैंडबॉक्स के अंदर 20,000 साल बीत चुके थे। आसमान छूते पेड़ों के साथ कई ताकतवर नई प्रजातियां सामने आ चुकी थीं और विशालकाय जीवों की तादाद में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इसका मतलब था कि यह सैंडबॉक्स अब जुरासिक काल जैसे एक खौफनाक दौर में पहुंच चुका था, जहां सिर पर काली डिस्क वाले खूंखार जानवरों का राज था। ये जानवर उसकी तय की हुई साइज लिमिट तक पहुंच चुके थे, यानी करीब एक पालतू बिल्ली जितने बड़े। अब वो अपने इन बनाए हुए इंसेक्टॉइड्स को इस दुनिया में छोड़ने के लिए तैयार था। उसने उन्हें दक्षिण की एक हरी भरी घाटी में रख दिया और सोचने लगा कि ये नन्हे जीव इतने बेरहम दौर में आखिर कैसे जिंदा बचेंगे। उसने समय की रफ्तार को बदलकर एक दिन बराबर 100 साल पर सेट कर दिया और अगली सुबह होते ही वो दौड़कर उन्हें देखने पहुंचा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि इंसेक्टॉइड्स के उस ग्रुप ने उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर काम किया था। उन्होंने पहले से ही एक पुराना कबीलाई सिस्टम और एक बुनियादी भाषा तक बना ली थी, लेकिन तभी एक नई चिंता सामने आ खड़ी हुई। वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। उनके 20,000 साल पुराने जीन्स इस नए दौर के विशालकाय जानवरों के सामने कहीं नहीं टिकते थे। वो अपनी इतनी मेहनत से बनाई गई रचना को अपनी आंखों के सामने खत्म होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उन्हें सभ्यता की नई राह दिखाने का फैसला किया। उसने ऑनलाइन एक छोटा चांदी का पाइन बोनसाई ऑर्डर किया और सुई की नोक जितनी पतली एक खास अलॉय की तलवार बनवाई। जब तक ये दोनों चीजें बनकर उसके पास पहुंची, उसकी दुनिया में 1.5 दिन बीत चुका था, जो उसके इन जीवों के लिए पूरी एक जिंदगी की तरह था। इंसेक्टॉइड्स के लिए 150 साल गुजर चुके थे और उनकी आबादी अब इतनी घट चुकी थी कि वो खत्म होने की कगार पर थे। फिर भी उसे एक अजीब सा गर्व महसूस हो रहा था। ऐसी खूंखार दुनिया में एक सदी से ज्यादा समय तक टिके रहना ये साबित करता था कि उनमें गजब की काबिलियत थी और इसलिए समय की रफ्तार को वापस नॉर्मल करने के बाद उसने उनसे मिलने के लिए सैंडबॉक्स में कदम रखा।
इस समय तक इंसेक्टॉइड गार्डनर कबीला पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर था। उनका कमजोर हौसला पूरी तरह टूट चुका था। कई नर इंसेक्टॉइड्स ने अपने गले से गहरी डरावनी आवाजें निकाली, जो उनके पीछे खड़ी महिलाओं और बच्चों को तुरंत पीछे हटने का इशारा थी। उन्होंने अनजान जानवरों की हड्डियों से बने डंडे हाथ में ले लिए और डार्क क्लॉज नाम के कई बिल्कुल काले शिकारियों की तरफ टूट पड़े। दूसरी तरफ महिलाएं और बच्चे अपनी जान बचाने के लिए बदहवास भाग रहे थे। उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही खौफनाक चाहत दिख रही थी, जैसे तैसे जिंदा बचना। ऐसा लग रहा था कि वो इस भागने वाली जिंदगी के आदी हो चुके थे, जबकि हमला करने वाले मर्द पहले ही उन डार्क क्लॉज का निवाला बन रहे थे। जमीन पर खून बिखरते देख ऊपर से देख रहे उस आदमी का दिल भर आया। इस पुराने कबीले का नुकसान बहुत ज्यादा भयानक था। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, उस प्राचीन जंगल के अंदर भागते हुए इंसेक्टॉइड्स को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही हो। आसमान से आफत आते देख अनगिनत जानवर डर के मारे उड़ने लगे। जीवों के झुंड इधर उधर भाग गए और उसके आगे बढ़ने से ऐसा लगा जैसे पहाड़ भी चपटे हो गए हों। कुछ सबसे ताकतवर प्रजातियों को तो संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो आसमान से गिरे एक पैर के नीचे आकर कुचल गईं। वो तेजी से भागते हुए सैनिकों के पास पहुंचा और वहां से गुजरते हुए उसने लापरवाही से उन डार्क क्लॉज को पैरों तले रौंद दिया जो लाशों को नोच रहे थे। वो बचे हुए इंसेक्टॉइड्स डर के मारे पीछे मुड़कर देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर ये किस तरह का नामुमकिन जीव है जो इतना विशाल है। उनके लिए वो आदमी उनकी दुनिया के सबसे बड़े जानवरों से भी 10,000 गुना बड़ा था, जिसने उन खूंखार डार्क क्लॉज को भी ऐसे कुचल दिया था जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। इंसेक्टॉइड्स ने सिर उठाकर देखा तो उन्हें एक ऐसी विशाल हस्ती दिखाई दी जिसका सिर बादलों को छू रहा था, जैसे कोई प्राचीन दैत्य आसमान को चीरकर खड़ा हो। वे डर के मारे चीख पड़े और उनके पैर तुरंत जवाब दे गए, लेकिन वो आदमी उनकी पुरानी भाषा का एक एक शब्द समझ सकता था। उसने उनके इस झटके पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिर उनके लिए तो वो साक्षात भगवान ही था। भागो, हमें भागना होगा, वे चिल्लाए। लेकिन वे जानते थे कि वो एक ऐसे जीव से कभी नहीं भाग सकते जिसके सामने वे सिर के एक बाल जितने भी नहीं थे। कई लोग तो मायूसी में जमीन पर ही गिर पड़े। फिर भी उस रोती बिलखती भीड़ के बीच एक अकेले छोटे से इंसेक्टॉइड बच्चे ने हिम्मत करके अपना सिर आसमान की तरफ उठाया और उस पर चिल्लाया, ऐ विशाल जानवर, क्या तुम भी हमें खाने आए हो? तुमने पहले ही मेरे पिता, मेरी माँ और हमारे सबसे ताकतवर योद्धाओं को मार डाला है। वो बच्चा फूट फूट कर रोया और पूछने लगा कि वे इतने कमजोर क्यों हैं। वो आदमी उस छोटे से जीव की इस बहादुरी को देखकर सच में हैरान रह गया। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने तय किया कि यही बच्चा वो खास बनेगा। उसने बड़े प्यार से अपना हाथ नीचे बढ़ाया ताकि उसे अपनी हथेली पर उठा सके। जैसे ही उस विशालकाय हाथ की हथेली नीचे आई, उस बच्चे का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। वो हथेली उसके लिए किसी अनंत मैदान जैसी बड़ी लग रही थी। उस आदमी के लिए तो वो बच्चा उसकी स्किन की एक बारीक लकीर से ज्यादा बड़ा नहीं था। फिर भी उस बच्चे ने ऊपर देखा तो उसे 2 सूरज जैसी आंखें दिखाई दी। वे आसमान के सबसे चमकदार तारों की तरह चमक रही थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सैंडबॉक्स के जीवों से अपना असली चेहरा छिपा रखा था। उन्हें बस एक धुंधला सा चेहरा दिख रहा था जिसमें से एक जादुई और ईश्वरीय चमक निकल रही थी। उसने शांत नजरों से उस नन्हे इंसेक्टॉइड को अपनी हथेली पर थामा। जिर्गामेशा, उसने बड़े प्यार से कहा, क्या तुम ये सब बदलना चाहते हो? उस आवाज को सुनकर वो छोटा इंसेक्टॉइड बुरी तरह कांपने लगा। उस विशाल हाथ पर खड़े होकर वो बच्चा यकीन न होने की वजह से चीख पड़ा। उसे समझ आया कि ये नामुमकिन जीव असल में बात कर सकता है। वो सोचने लगा कि इतने बड़े दैत्य के पास इतनी बुद्धि कैसे हो सकती है और उसे जिर्गामेशा नाम क्यों दिया गया। उस आदमी ने अपनी हथेली को अपनी आंखों के बराबर लाया और शांति से जवाब दिया कि ये नाम बुद्धि और ज्ञान की सबसे पहली निशानियों में से एक है। जिर्गामेशा हथेली पर खड़ा था। अचानक वो भावनाओं से भर गया। उसे एहसास हुआ कि वे दोनों ही समझदार जीव हैं जो एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। उसने सीधे पूछ लिया कि इतना ताकतवर और महान जीव होने के बाद भी वो उन्हें बचाता क्यों नहीं है। उसे भनक तक नहीं थी कि वो विशालकाय हस्ती असल में क्या थी। बच्चे को लगा कि वो बस किसी अक्लमंद जानवर का एक बहुत बड़ा रूप है और उस आदमी ने भी उसे सच बताना जरूरी नहीं समझा। वो उसे हाथ पर लिए पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। उसका हर एक कदम जंगलों को साफ कर रहा था और छोटे मोटे जीव उसके वजन के नीचे कुचले जा रहे थे। उसने उस कमजोर इंसेक्टॉइड को नीचे देखने को कहा। क्षितिज के पार उसकी आवाज बादलों की गरज की तरह गूंजी जब उसने बच्चे से कहा कि इस दुनिया को गौर से देखो। उसने समझाया कि यहाँ हर प्रजाति बराबर है। इंसेक्टॉइड्स भी पौधों या जानवरों से अलग नहीं है। तो फिर वो उनका पक्ष क्यों ले? उसने पूछा कि क्या सिर्फ समझदार होने की वजह से वे बचने के लायक हो जाते हैं? इस सवाल ने जिर्गामेशा को अवाक कर दिया और वो गहरे सदमे में डूब गया। वो बच्चा रोते हुए चिल्लाया कि अगर मदद ही नहीं करनी थी तो वो आया ही क्यों? लेकिन जवाब बहुत रूखा और कड़ा था, कोई उन्हें बचाने नहीं आने वाला है। उसने लड़के से कहा कि सिर्फ वे खुद ही अपनी जान बचा सकते हैं, हालांकि वो उन्हें आगे बढ़ने के लिए सभ्यता के औजार देने को तैयार है। जिर्गामेशा उस विशाल हथेली पर बुत बनकर खड़ा रहा। वो बिल्कुल दंग होकर पहली बार बादलों के ऊपर से इस दुनिया को देख रहा था। इतनी ऊंचाई से वो विशाल जमीन, ऊंचे पहाड़ और घुमावदार नदियां सब बहुत छोटी, बिल्कुल खिलौनों जैसी दिख रही थी। अनगिनत जानवर उस आदमी के पैरों के नीचे चिल्ला रहे थे और भाग रहे थे। ये नजारा इतना बड़ा और जादुई था कि वो समझ से बिल्कुल परे था।
इतनी ऊंचाई से वो नज़ारा बेहद आलीशान, जादुई और खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन साथ ही वहां से उस आदमी की भयानक और असीमित ताकत का एहसास भी हो रहा था। कांपते हुए उस छोटे जीव ने पूछा कि आखिर ये सभ्यता होती क्या है। उस आदमी ने शुरुआत में इस नई नवेली प्रजाति को इस सवाल का जवाब देने का नहीं सोचा था, पर पल भर सोचने के बाद उसने अपनी परिभाषा दी। सभ्यता एक चिंगारी है, ये ज्ञान है और ये एक व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात, ये वो कमाल की ताकत है जिसका इस्तेमाल समझदार जीव खुद को बचाने के लिए करते हैं। ये बात सुनकर वो छोटा बच्चा एकदम सुन्न रह गया। उसने जिल्गामेशा को अपने कंधे पर बिठाया और वापस उस बड़ी घाटी की तरफ बढ़ गया जहां उसके प्लान का अगला हिस्सा उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने बैग से जिंकगो का एक छोटा सा पौधा निकाला और मिट्टी में रोप दिया। उसके लिए तो वो सिर्फ 60 सेंटीमीटर का एक मामूली पौधा था, लेकिन उस नन्ही सी दुनिया के लिए वो बादलों को चीरता हुआ एक अमर दैवीय पेड़ था जिसका ऊपरी हिस्सा बर्फ के कोहरे में कहीं खो गया था। उसने लड़के से कहा कि अगर वो सच में सभ्यता की ताकत पाना चाहता है तो उसे हिम्मत दिखानी होगी और इस पवित्र पेड़ पर चढ़ना होगा। ये उसकी अक्ल और बहादुरी दोनों की परीक्षा थी। ये कहते हुए उसने उस पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर सुई जितनी पतली, खास तौर पर बनवाई गई धातु की एक बड़ी तलवार रख दी। उसके ठीक बगल में उसने तेल में डूबी हुई एक माचिस की तीली और एक छोटा सा कैप्सूल रखा जिसमें दीमकों के जीन्स थे जो उसके पिछले एक्सपेरिमेंट से बच गए थे। एक बार फिर उसकी आवाज आसमान में गूंजी और उसने ऐलान किया कि ये सभ्यता के 3 पवित्र खजाने हैं। पहली है न्याय की तलवार, एक ऐसा हथियार जो तुम्हारी दुनिया को बाहर के खतरों और उथल पुथल से बचाएगा। उसने समझाया कि जमीन पर घूमने वाले जंगली जानवरों के उलट एक समझदार जीव की पहचान यही होती है कि वो औजारों का इस्तेमाल करना जानता है। दूसरा है मशाल, आग की वो जलती हुई लपट जो तुम्हारी इस नई संस्कृति को ज्ञान की रोशनी दिखाएगी। और तीसरा है ताकत का खून, एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ दुनिया के सबसे खुखार योद्धाओं के लिए है जो इसके खतरनाक बदलाव को झेल सकें। उसने चेतावनी दी कि भले ही ये बेहिसाब ताकत देता है, लेकिन अगर इसे झेलने में नाकाम रहे तो सीधे मौत मिलेगी। एक बड़ी जिम्मेदारी की एक बहुत बड़ी कीमत। अगर वो लड़का अपने लोगों की किस्मत बदलना चाहता था तो उसे मशाल की लौ बुझने से पहले पेड़ की चोटी तक पहुंचना होगा। यह कहकर उसने उस नन्हे इंसेक्टॉइड को धीरे से वापस जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। उसके भारी कदमों की आवाज पहाड़ों में गूंजती रही। जैसे ही वो उस बगीचे से बाहर निकला, उसने सैंडबॉक्स के समय की रफ्तार को 100 गुना बढ़ा दिया, जिससे अंदर के जीवों के लिए सेकंड अब दिनों में बदलने लगे। आखिरकार उसने अपने दूरबीन उठाए ताकि वो उस पवित्र पेड़ की छांव में चल रहे इस पूरे ड्रामे को साफ साफ देख सके। छोटा जिल्गामेशा एक कड़े संकल्प के साथ उस पवित्र पेड़ पर चढ़ने लगा। हमारी आंखों के लिए तो वो छोटा सा जीव पेड़ के तने पर किसी फुर्तीले कीड़े की तरह तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। बस कुछ ही सेकंड्स में वो अनगिनत बार नीचे गिरा, लेकिन हर बार संभलकर फिर ऊपर चढ़ने लगा। करीब 10 सेकंड बाद वो आखिरकार पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गया। लेकिन हकीकत में सैंडबॉक्स के अंदर जिल्गामेशा के लिए वो सफर इतना लंबा था कि उसे खुद याद नहीं था कि वो कब से चढ़ रहा था या वो कितनी बार गिरा था। उस हरी भरी चोटी पर खड़े होकर जिल्गामेशा ने तलवार को आसमान की तरफ ऊंचा उठाया और ऐसा लगा जैसे वो पूरी ताकत से कुछ चिल्ला रहा हो। इसके बाद वो एक परछाई की तरह तेजी से पेड़ से नीचे उतर आया। यह पल हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला था। हजारों साल बाद उस जमीन पर जहां कभी प्राचीन यामली राजवंश फला फूला था, एक ऐसी सभ्यता जो जितनी आलीशान थी उतनी ही कम समय के लिए रही, वहां पुरातत्वविदों को आखिरकार इस दौर की सच्चाई का पता जी चला। उन्हें यामली सभ्यता के वो ऐतिहासिक गीत मिले जो वहां के शुरुआती लोगों ने अपने महान राजा के लिए लिखे थे। इस सबसे पुराने दस्तावेज को जेनेसिस कहा गया। प्राचीन यामली लोगों ने इस जमीन पर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जो बेहद समृद्ध था, लेकिन उसका अंत बहुत दुखद और जल्दी हुआ। इन ऐतिहासिक खोजों के जरिए हमें वो तारीफ के गीत देखने को मिलते हैं जो उन पूर्वजों ने अपने उस महान और काल्पनिक राजा के लिए गाए थे। ये शुरुआती और बुनियादी दस्तावेज यानी उनकी दुनिया की शुरुआत आखिरकार आज के रिसर्चर्स के सामने आ चुकी थी। इसमें यामली इतिहास के वो महाकाव्य वाले गीत थे जो उनके महान राजा को समर्पित थे और जिन्हें जेनेसिस के पन्नों में संजोकर रखा गया था। उन प्राचीन रिकॉर्ड्स में एक बुद्धि के देवता का जिक्र था जो 10,000 फीट ऊंचा था, जिसका चेहरा दैवीय था और जो पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ आया था। उसी ने युवा नायक राजा जिल्गामेशा को पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा और सभ्यता के 3 पवित्र खजाने सौंपे थे। उधर जब हमारा ऑब्जर्वर अगली सुबह सोकर उठा तो बगीचे के उस सैंडबॉक्स के अंदर पूरी एक सदी बीत चुकी थी। उन इंसेक्टॉइड्स के लिए जिनकी औसतन उम्र सिर्फ 40 से 50 साल होती है, 2 पूरी पीढ़ियां गुजर चुकी थीं। उसके मन में एक उत्सुकता जगी। वो सोचने लगा कि क्या वो छोटा नासमझ जिल्गामेशा अब तक बुढ़ापे की वजह से मर चुका होगा। हैरान करने वाली बात ये थी कि जवाब था नहीं। क्या वो मर गया था? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा था। उस विशालकाय हस्ती के जाने के बाद शुरुआती 10 सालों में जिल्गामेशा ने अपनी इस अनोखी खोज से हैरान होते हुए अपने लोगों को उस मुश्किल भरे सफर से बाहर निकाला। उन्होंने सीखा कि आग से खाना पकाया जा सकता है, रात में बड़े बड़े खूंखार जानवरों को भगाया जा सकता है और कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे में खुद को गर्म रखा जा सकता है। अब उन्हें समझ आया कि उस बुद्धि के देवता ने ऐसा क्यों कहा था
कि आग ही सभ्यता की शुरुआत है। जहाँ तक उस न्याय की तलवार की बात थी, वो उस आदिम जंगल में एक अजय हथियार साबित हुई। उसकी धार इतनी तेज थी कि जिल्गामेशा ने अनगिनत जंगली जानवरों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे उसके तड़पते हुए लोगों को आखिरकार पलटकर लड़ने की ताकत मिल गई। दूसरे दशक के दौरान जिल्गामेशा ने अपने लड़कपन को पीछे छोड़ दिया और वो अपने 30 के पड़ाव में पहुंच गया। वो अब और भी रौबीला और लंबा हो गया था और इंसेक्टॉइड प्रजाति का सबसे ताकतवर शिकारी बन चुका था, जिसे पूरा कबीला नायक राजा के नाम से जानता था। उसने जमीन को साफ करने के लिए आग का इस्तेमाल किया, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो गई और उन्होंने शुरुआती खेती करना शुरू कर दिया। वो बेमिसाल था, थोड़ा घमंडी था और पूरी तरह से हुक्म चलाने वाला एक सच्चा तानाशाह शासक था। बुद्धि के देवता ने सभ्यता के 3 खजाने उसके हाथों में सौंपे थे और वो ये बात अच्छे से समझता था कि सभ्यता का असली मतलब है ज्ञान और इतिहास को आगे बढ़ाना। इसलिए उसने अपनी कहानी को रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी बहादुरी से क्यूनिफॉर्म की खोज कर डाली। उसने उनकी भाषा को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो पहला ऐसा अक्लमंद इंसान है जिसने इस सभ्य दुनिया के इतिहास को लिखने की शुरुआत की है। उसने किताबों में इतिहास दर्ज किया और गीत लिखे और इस पूरे कलेक्शन का नाम उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जेनेसिस रख दिया। उसने बड़े ही कड़े और तानाशाही अंदाज में राज किया। भले ही वो एक निरंकुश तानाशाह था, लेकिन उसका रुतबा और करिश्मा गजब का था। कबीले में उसकी 131 पत्नियां थीं। उसके ज्यादातर बच्चे बेहद मजबूत और ताकतवर थे, जिन्हें विरासत में अपने पिता जैसा डील डॉल और अक्ल मिली थी। लेकिन आम इंसेक्टॉइड्स की उम्र केवल 30 से 40 साल ही होती है। अब तक जिल्गामेशा अपने 30 के दशक के आखिरी सालों में पहुंच चुका था। वही आदमी जो कभी न्याय की तलवार भांजता था, वो बेबाक और निडर नायक राजा, अब आखिरकार अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था। मजबूत लकड़ियों से बने एक घर के अंदर अंगीठी में आग धधक रही थी। जिल्गामेशा डार्क क्लॉज जानवरों की खाल से बनी एक विशाल कुर्सी पर शांति से बैठा था। लपटों को देखते हुए उसने खुद से धीरे से कहा कि ये सभ्यता की वही आग है जो उसे बुद्धि के देवता ने दी थी। जिल्गामेशा का वो कभी लंबा और रौबीला दिखने वाला शरीर अब बुढ़ापे की वजह से कमजोर पड़ चुका था। उसने अपना सिर घुमाकर दीवारों की तरफ देखा, जहां ट्रॉफी के रूप में कई विशाल जानवरों की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। उसकी जिंदगी बेहद शानदार और आलीशान रही थी, इतनी कि उसने अपनी जवानी के हर सपने को पूरा कर लिया था। वो संतुष्ट था। कबीले का अगला लीडर पहले ही चुना जा चुका था, उसका बेटा आर्टोरिया, जिसकी काबिलियत उसके पिता से कम नहीं थी और जो कबीले को कामयाबी के नए रास्तों पर ले जा सकता था। जिल्गामेशा साफ महसूस कर सकता था कि उसकी सांसें अब धीरे धीरे थमती जा रही हैं और अंत करीब है। मौत से बच पाना किसी भी जीव के लिए मुमकिन नहीं है और उसने भी अपनी किस्मत को मान ही लिया था। तभी उसने चुपके से वो छोटी सी शीशी निकाली। ये वही ताकत का खून था जो उसे बरसों पहले मिला था। अब जब उसके लोग सुरक्षित थे, तो उसके मन में कोई और चिंता नहीं बची थी। उसे याद आया कि बुद्धि के देवता ने कहा था कि दुनिया का सबसे बहादुर योद्धा ही इस तीसरे खजाने को पीने के बाद जिंदा बच सकता है। उसने खुद से पूछा कि क्या वो सच में वो सबसे बहादुर योद्धा है। उसने फैसला किया कि आज इसका पता लगा ही लिया जाए। बुढ़ापे की वजह से धुंधली पड़ चुकी उस नायक राजा की आंखों में अचानक एक हल्की लेकिन तेज चमक लौटी। एक पल के लिए उसके दिमाग में उसके बीते शानदार दिनों की गूंज सुनाई दी। अचानक वो भावनाओं से भर गया और उसकी जीती हुई आलीशान जिंदगी की यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। उसने अपनी आंख से टपके एक आंसू को पोंछा और शांति से अपने ही हाथ पर एक कट लगाया। उसने उस घाव में ताकत का खून डाल दिया और अगले ही पल एक न बर्दाश्त होने वाला, चीर देने वाला दर्द उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। जिल्गामेशा जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। इस बूढ़े नायक ने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी जंगें जीती थीं, लेकिन वो कभी दर्द के मारे इस तरह नहीं कराता था। पर आखिरकार वो मौत के मुंह से बच निकलने में कामयाब रहा। जैसे ही वो धीरे धीरे खड़ा हुआ, हम देखते हैं कि उसके लंबे बालों का असली रंग उड़ चुका था और वे बिल्कुल सफेद, एकदम चमकदार हो गए थे। उसका चेहरा अब किसी भगवान की तरह बिल्कुल परफेक्ट और जवान दिख रहा था। उस लकड़ी के घर के अंदर उसने अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस किया। उस गठीले बदन वाले सफेद बालों के जवान लड़के ने खुद से धीरे से कहा कि ताकत का खून वाकई गजब की चीज है। ये सचमुच एक बेमिसाल ताकत थी। इस समय जिल्गामेशा साफ महसूस कर सकता था कि उसके अंदर से एक कभी न खत्म होने वाली ताकत उबल उबल कर बाहर आ रही थी। इसी बीच कबीले में उसका बेटा आर्टोरिया कमान संभालने की तैयारी कर रहा था। आर्टोरिया एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा हुआ और नया लीडर बनने का ऐलान करने के लिए उसने न्याय की तलवार हवा में लहराई। अपने घमंडी पिता के मुकाबले वो काफी समझदार और भले स्वभाव का था। वो एक बेहद दयालु राजा लग रहा था। जिल्गामेशा ये बात जानता था और इसीलिए वो बुढ़ापे में गद्दी छोड़ने के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। आर्टोरिया दयालु था और लोग उसे बहुत प्यार करते थे। वो अपने पिता की इज्जत करता था और उसका इरादा कभी जबरदस्ती गद्दी छीनने का नहीं था। लेकिन जिल्गामेशा के लिए अब किसी भी ऐसे इंसान का बचना मुमकिन नहीं था जो उसके सामने खतरा बन सके। वो वापस लौटा और उसने खुद को फिर से लीडर घोषित कर दिया। गद्दी अब भी उसी की थी। उस दिन यामली कबीले में खून बहा और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। नायक राजा जिल्गामेशा ने अपने ही बेटे से उसका हक छीन लिया और अपनी इस दूसरी जिंदगी के साथ एक बार फिर अपनी तानाशाही शुरू कर दी। अपनी इस नई जिंदगी के पहले 10 सालों में उसने अपने लोगों को पत्थरों से मजबूत घर बनाना सिखाया। पूरा कबीला फिर से एक हो गया
और अब वे बिना ताकत के खून के भी बाहर के विशालकाय जानवरों से मुकाबला करने के दौर में पहुंच चुके थे। जिल्गामेशा के अंदर अब दीमकों वाले जीन्स आ चुके थे, जिसकी वजह से वो 100 साल पुराने पेड़ों को उखाड़ सकता था और पहाड़ों जैसी ताकत रखता था। उसने 13 साल तक उन राक्षसी जानवरों के खिलाफ अपने लोगों का नेतृत्व किया, जिसके बाद उसने धरती के सबसे खूंखार जीव को चुनौती देने का फैसला किया। ये था दीमक जैसा दिखने वाला एक बहुत बड़ा दैत्य फिनबा, जिसके बारे में मशहूर था कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास है। फिनबा उस विशालकाय जीवों के दौर का राजा था, वही जीव जो इस सैंडबॉक्स की साइज लिमिट तक पहुंच चुका था। जिल्गामेशा और फिनबा के बीच 3 दिन और 3 रात तक भयानक लड़ाई चली। धरती फट गई और घाटियां पूरी तरह तबाह हो गईं। उस ऐतिहासिक मुकाबले के दौरान अनगिनत जानवर डर के मारे जंगल छोड़कर भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। कबीले के लोग गर्व और अचरज से भर गए और उन्होंने उसकी इस अकल्पनीय ताकत की तारीफ में गीत लिखे। वो इतिहास का सबसे शक्तिशाली नायक राजा था। वापस लौटने पर अपने लोगों की तरफ देखते हुए उसने अचानक एक नया देश बनाने का ऐलान किया। पल भर में पूरा कबीला खुशी से झूम उठा। लोग खुशी के मारे रो पड़े, क्योंकि वे अच्छे से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। इस महान नायक राजा की छत्रछाया में अब उनके भटकने और दर-बदर होने के दिन हमेशा के लिए खत्म हो चुके थे। अब उन्हें उन विशालकाय दैत्यों के जुल्मों का डर नहीं था। सभ्यता के एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी, और जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास हमेशा जीतने वाले ही लिखते हैं। जिल्गामेशा ने अपने बेटे के साथ की गई बर्बरता को इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं होने दिया, बल्कि उसने जेनेसिस की किताब में सिर्फ अपनी ही बहादुरी के किस्से लिखवाए। उसकी वीरता हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। उस यामली राजवंश के इतिहास में, जहां उसके किस्से बहुत संभाल कर रखे गए थे, वहां के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जिल्गामेशा ने ताकत का खून पिया, फिनबा नाम के उस पौराणिक दैत्य को मार गिराया और बड़े बड़े पत्थरों को हिलाकर अपने कबीले के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। इस तरह उसने इतिहास के पहले नगर राज्य की नींव रखी, जिसका नाम था खड़े पत्थरों का शहर। जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ा, हमारी कहानी में सम्राट जिल्गामेशा ने अपनी पूरी ताकत इस पूरी जमीन पर सभ्यता का विकास करने में झोंक दी। वो एक गजब के रसूख और करिश्मे वाला आदमी था, लेकिन साथ ही वो उतना ही बड़ा और क्रूर तानाशाह भी था। उसने अपनी प्रजा के लिए करेंसी बनाई और उनकी भाषा को बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। जहां एक तरफ उसने बड़े बड़े आलीशान शहर बसाए, वहीं दूसरी तरफ उसने अपनी प्रजा को बेरहमी से अलग अलग जातियों और सामाजिक दर्जों में बांट दिया और अपनी सनक पूरी करने के लिए लोगों की जमा पूंजी और संसाधनों को पानी की तरह बहाया। उसने अनगिनत योद्धाओं को दुनिया की आखिरी सीमाओं को खोजने के लिए भेजा। लोगों की नजरों में वो अब भी एक महान नायक राजा था, लेकिन हकीकत में वो एक नंबर का जालिम तानाशाह बन चुका था। यामली राजवंश के 87वें साल तक पहुंचते पहुंचते जिल्गामेशा की उम्र 127 साल हो चुकी थी। खड़े पत्थरों के शहर की आबादी अब करोड़ों में पहुंच गई थी, जहां हर दिन हजारों गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। उसने रईसों और नवाबों के मनोरंजन के लिए बड़े बड़े अखाड़े भी बनवा दिए थे, जबकि पुराने तौर तरीकों को जानने वाले कबीले के असली लोग कब के मर खप चुके थे। सदियों का वक्त बीतने के साथ नई पीढ़ी के लोग अब ये भूल चुके थे कि उनके पूर्वजों ने जिंदा रहने के लिए कितनी मुश्किलें और क्या क्या परेशानियां झेली थीं। ऐशो आराम की जिंदगी पाकर वे धीरे धीरे बर्बादी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यामली का वो राजा आज भी उतना ही रौबीला और रहस्यों के साए में घिरा हुआ था। खड़े पत्थरों के शहर के उस शाही महल के धुंधले और भारी कमरों के बीच हमें एक लंबा और हैंडसम आदमी बोइंडा है। वो सफेद हड्डियों से बने एक बेहद खूबसूरत सिंहासन के सामने शांति से खड़ा था, और उसकी वो जादुई तलवार हमेशा की तरह उसकी कमर से लटकी हुई थी। ये थी चीर देने वाली तलवार, जिसे यामली का महान राजा और इस साम्राज्य का मालिक महामहिम जिल्गामेशा थामे हुए था। तभी उसके कमंत्री, जिसका नाम हानमैन था, पूरी दुनिया की खोज पूरी करके रिपोर्ट देने उसके पास आया। हानमैन एक अजीब सी दीवानगी और कांपती हुई आवाज में दुनिया के कोने कोने में खोजी गई चीजों का ब्यौरा देने के लिए बेताब था। महल के मंत्री और एक नए दूत के रूप में हानमैन ने अपनी लंबी यात्राओं के दौरान देखी गई हर एक चीज का बड़े जोश के साथ बखान किया। जिल्गामेशा ने उस मंत्री की तरफ टकटकी लगाकर देखा और सीधे एक सिंपल सवाल पूछा, हमारी इस दुनिया की असली हकीकत क्या है? ये कैसी दिखती है? उसकी वो तेज नजरें महल की दीवारों को चीरकर सीधे नीले आसमान की तरफ देख रही थीं। शायद वो उन योद्धाओं के बारे में सोच रहा था जो सच की तलाश में निकले थे। दशकों की लंबी यात्राओं और भारी नुकसान के बाद जो लोग चारों दिशाओं में निकले थे, वे आखिरकार एक जवाब के साथ वापस लौटे थे। हानमैन ने बड़े अदब से सिर झुकाया और अपनी बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए कहा कि उनकी दुनिया का आसमान गोल है और नीचे की धरती चौकोर है। उसने आसमान को बादलों की एक कभी न खत्म होने वाली झील बताया, जबकि उनके पैरों के नीचे की जमीन को एक बिल्कुल परफेक्ट और कभी न बदलने वाला चौकोर टुकड़ा कहा। उसने बताया कि इसके बीचों बीच एक बहुत बड़ा समंदर है, जिसके चारों तरफ पहाड़ों और बलखाती नदियों का घेरा है। यह जमीन इतनी ज्यादा विशाल है कि अगर कोई इंसान दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले जानवर पर बैठकर भी एक सीधी लकीर में चले, तो उसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में पूरे 20 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। जिल्गामेशा अपने सिंहासन पर काफी देर तक बिल्कुल खामोश बैठा रहा। फिर उसने बस इतना कहा, बहुत बढ़िया, अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा जहांपना, हानमैन ने जवाब दिया और जाने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन जाते जाते भी वो अपने राजा को एक आखिरी बार श्रद्धा और सम्मान भरी नजरों से देखना नहीं भूला। इसी महान नायक राजा ने उन्हें गुफाओं से बाहर निकाला था, उनके कबीलों की शुरुआत की थी और उन्हें खेती बाड़ी से निकालकर पत्थरों के युग में लेकर आया था। वही उन्हें नगर राज्यों के सुनहरे दौर में लाया था
और उसने खुद अपने हाथों से दैत्यों के राजा फिनबा का शिकार किया था। उसने सभ्यता के एक के बाद दूसरे युग का रास्ता दिखाया था। 30 साल पहले हानमैन महज एक युवा घुमक्कड़ हुआ करता था। उसे महामहिम ने खुद महल में बुलवाया था ताकि वो इस पूरे साम्राज्य के भूगोल का नक्शा तैयार कर सके। और आज जब वो इस शहर में वापस लौटा था तो वो कोई जवान लड़का नहीं रह गया था। इसके बजाय अब वो धुंधली आंखों वाला एक कांपता हुआ बूढ़ा बन चुका था जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों के करीब था। वो जानता था कि अब उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। फिर भी उसका राजा बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा वो बीते सालों में था। महाराज के चेहरे पर वक्त के गुजरने का एक भी निशान नहीं था और इसी बात ने हानमैन के बूढ़े शरीर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसकी आंखें अपने राजा के लिए एक दीवानगी से भरी हुई थीं। एक सदी से भी ज्यादा समय से महामहिम को अपनी असली ताकत दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। उनकी ताकत अब किस मुकाम पर पहुंच चुकी थी ये कोई नहीं जानता था। शायद ये अमर राजा यामली के लोगों को एक नए महान युग में ले जाने वाला था। हम देखते हैं कि पूरा महल खाली हो जाता है और जिल्गामेशा अकेले में इस बात पर विचार करने लगता है कि उसकी दुनिया गोल आसमान और चौकोर धरती जैसी है। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने बगल में रखी उस बड़ी तलवार को बड़े प्यार से सहलाया जैसे वो उसकी जिंदगी भर की साथी हो। इतने सालों के लंबे सफर में सिर्फ वही एक चीज थी जो हमेशा उसके साथ रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने मशाल की ताकत यानी ज्ञान पर तो पूरी तरह काबू पा लिया है और ताकत के खून के रहस्यों को भी अच्छे से समझ लिया है, लेकिन चीर देने वाली तलवार की हकीकत आज भी उसकी समझ से परे थी। जिल्गामेशा ने हैरानी में बुदबुदाते हुए कहा कि पूरी दुनिया छान मारने के बाद भी वो आज तक ये नहीं समझ पाया कि ये तलवार आखिर बनी कैसे है। वो सोच में पड़ गया कि ये आखिर किस चीज से बनी होगी, किसी प्राचीन दैत्य की हड्डी से या फिर किसी खोई हुई सभ्यता की कारीगरी से। पर अफसोस ये दुनिया कोई असली दुनिया नहीं थी। इस सैंडबॉक्स की मिट्टी के नीचे कभी कोई कच्ची धातु दफनाई ही नहीं गई थी, क्योंकि इस धरती में कोई मेटल था ही नहीं। इसलिए सैंडबॉक्स के अंदर पनपने वाली सभ्यता की किस्मत में एक दायरा तय था। वे हमेशा के लिए पत्थर के युग में ही रहने के लिए मजबूर थे। कम से कम दुनिया को लेकर उनकी अपनी समझ के हिसाब से तो यही सच था। मेटल या धातु का ख्याल भी उनके दिमाग में कभी नहीं आ सकता था। इस दुनिया के लिए वो चमकती हुई और कभी न टूटने वाली तलवार इकलौती और अनोखी चीज थी। ये अटूट चीज रहस्यमयी थी, ताकतवर थी और अपने आप में अकेली थी। यहाँ तक कि उन्होंने धरती के आखिरी छोर भी ढूंढ निकाले थे। वे दुनिया के बिल्कुल कोने तक पहुँच गए थे, लेकिन पुरानी कहानियों में मशहूर उस महान और बुद्धिमान जीव बुद्धि के देवता का उन्हें कहीं अता पता नहीं मिला। पूरे साम्राज्य का कोना कोना छानने के बाद भी वे उस बुद्धि के देवता को खोजने में नाकाम रहे जो बरसों पहले प्रकट हुआ था। राजा सोचने लगा कि ऐसा जीव आखिर रहता कहाँ होगा, क्योंकि उस महान हस्ती के पास जो सभ्यता और ज्ञान था वो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। उसका अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था। तोहफे में मिली ये चीर देने वाली तलवार उसके लिए एक ऐसा रहस्य थी जिसे वो कभी सुलझा नहीं पाया। भले ही वो इसे किसी दैवीय खजाने की तरह अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता था, लेकिन पूरी सभ्यता को खड़ा करने वाली इस पवित्र तलवार ने उसे एक चेतावनी भी दी थी। उसे एहसास हुआ कि जिस ताकत को सभ्यता कहा जाता है उसका तो उसने अभी सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही सीखा है। बाकी सब कुछ अभी भी एक बहुत बड़ा अनजाना समंदर था और इस तलवार के रहस्य उसे बार बार उसकी अपनी कमियों और सीमाओं की याद दिलाते रहते थे। ये तलवार कैसे बनी, इस रहस्य ने उसके मन में एक गहरा डर पैदा कर दिया था। उसके लिए ये तलवार किसी अपशकुन या एक ऐसी चेतावनी की तरह थी जो एक बारीक धागे के सहारे उसके सिर के ठीक ऊपर चुपचाप लटकी हुई हो। उसे लगता था कि ये किसी भी पल गिर सकती है और बिना किसी चेतावनी के उसकी जान ले सकती है। सभ्यता की ये ताकत वाकई एक ऐसी चीज थी जिसे पाने की तड़प कभी खत्म नहीं हो सकती थी। इसी बीच जिल्गामेशा अपने सिंहासन पर बिल्कुल शांत और बिना हिले डुले बैठा रहा। किसी गहरी घाटी में सोए हुए शेर की तरह उसकी नजरें दूर शून्य में टिकी थीं और वो एक सदी पहले की अपनी एक पुरानी याद में खो गया था। उन बीते और भुलाए जा चुके सालों की याद, जब उसने एक बेहद विशालकाय हस्ती को देखा था, एक ऐसा दैत्य जिसकी ऊंचाई होश उड़ा देने वाली थी। एक पवित्र रोशनी से चमकते हुए उस दैत्य ने उसके बचपन के रूप को अपनी चौड़ी हथेली पर उठाया था और वहां से नीचे के पहाड़ों और नदियों को दिखाया था। वो पल जब उसे सभ्यता के 3 खजाने दिए गए थे, आज भी उसकी जिंदगी का सबसे यादगार और कभी न भूलने वाला नजारा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने इतना साफ था मानो कल की ही बात हो, लेकिन बदकिस्मती से उसकी इस लंबी जिंदगी का अंत अब आखिरकार बिल्कुल करीब आ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि अब ताकत और शक्ति का कोई भी ज्ञान उसे मौत के करीब आने से रोक नहीं सकता था। वो अंदर से तड़प रहा था कि उसे एक तीसरी जिंदगी मिल जाए। वो बस एक आखिरी बार उस बुद्धि के देवता को देखना चाहता था। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। उसी समय मैं अपनी बगल में रहने वाली एक लड़की के साथ आराम से गपशप कर रहा था और डिनर का मजा ले रहा था। मुझे जिल्गामेशा की कोई प्रार्थना सुनाई नहीं दी, और सच कहूँ तो अगर मुझे सुनाई दे भी जाती तब भी शायद मैं बीच में दखल नहीं देता। जिस जिंदगी का अंत तय है उसे एक न एक दिन खत्म होना ही पड़ता है। कोई भी हमेशा के लिए अमर नहीं हो सकता। जिल्गामेशा ने पहले ही एक ऐसी आलीशान और ऐतिहासिक जिंदगी जी ली थी जिससे मुझे खुद थोड़ी जलन होने लगी थी। पूरी जिंदगी राज किया, ऐशो आराम देखा और प्रजा से भगवान की तरह पूजा गया। अब भला उसे किस बात का मलाल होना चाहिए था, लेकिन
मैं ये अंदाजा लगाने में नाकाम रहा कि मौत का एक बार सामना करने के बाद वो जिंदगी से चिपके रहने के लिए किस हद तक तड़प रहा था। उस गहरे और पुराने डर को महसूस करने के बाद वो वीर राजा अब अपने अंत से बुरी तरह खौफ खाने लगा था और तीसरी जिंदगी पाने के चक्कर में बिल्कुल अंधा हो चुका था। यामली राजवंश के 102वें साल में जिरगामेशा 142 साल का हो चुका था। एक आम इंसान से 3 गुना ज्यादा जीने के बाद आखिरकार उस महान राजा का चेहरा अब बूढ़ा होने लगा था। इस बात ने उसे ऐसे गुस्से से भर दिया जिससे पूरी दुनिया कांप उठी। उसने पूरे देश को उस बुद्धि के देवता को ढूंढने के काम पर लगा दिया। साथ ही उसने दुनिया भर के अजीबो गरीब हकीमों, तांत्रिकों और जादूगरों को महल में इकट्ठा किया ताकि वे अमर होने की दवाएं बना सकें और काले जादू पर रिसर्च कर सकें। इस दौरान इलाज की अंधी तलाश में उस प्राचीन जंगल के अनगिनत विशालकाय जानवरों को बेरहमी से काटा और मारा गया। उनके शरीर के अलग अलग अंगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और यहाँ तक कि कभी जंगलों में राज करने वाले वो डार्क क्लॉज जानवर भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गए। इतिहास के पन्नों में इस दौर को जालिम नगर राज्यों का काला दौर कहा गया है। 13 साल बाद महल के एक जादूगर ने आखिरकार एक ऐसी दवा तैयार कर ली जो उम्र बढ़ा सकती थी। इससे जिरगामेशा की जिंदगी कुछ समय के लिए तो बढ़ गई, लेकिन जल्द ही उसके शरीर पर उस दवा का असर होना बंद हो गया। कई बार दवा लेने के बाद उसने अपना काम करना पूरी तरह छोड़ दिया। जिरगामेशा एक बार फिर तेजी से बुढ़ापे और ढलान की तरफ बढ़ने लगा। मौत एक ऐसा सच है जिससे कोई भी जीव भाग नहीं सकता, चाहे वो इतिहास का सबसे महान नायक ही क्यों न हो। राजवंश के 145वें साल तक यानी 30 साल और बीतने के बाद जिरगामेशा को साफ महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी की आखिरी बची कुची ताकत भी अब दम तोड़ रही है। वो कभी पहाड़ों को हिलाने वाला बूढ़ा राजा अब अपने सिंहासन पर बिना हिले डुले बैठा रहता था और अपनी आंखें बंद करके अपनी प्रजा के भविष्य के बारे में सोचता रहता था। उसने अपने उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की और देखते ही देखते पूरे साम्राज्य में खलबली मच गई। महान राजा आखिरकार अपने आखिरी दिन गिन रहा था। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कभी न मरने वाला वो वीर नायक राजा जिरगामेशा सच में अपने सफर के अंत पर पहुंच गया है। फिर भी कुछ समय तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आकर गद्दी का दावा करे। आखिर सबको याद था कि पिछली बार जब राजा का अंत करीब आया था तो क्या हुआ था। उसने अपने भरोसेमंद बेटे आटोरिया को नया लीडर चुना था, लेकिन खुद दोबारा जवान होने के बाद उसने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया था। जाहिर है हर कोई अगला आटोरिया बनने के नाम से ही थर-थर कांप रहा था, लेकिन जिरगामेशा बहुत बड़ा दिमागबाज था। उसने सीधे एक शाही फरमान जारी किया, जो भी गद्दी का दावेदार चुना जाएगा उसे वो पवित्र ताकत का खून दिया जाएगा। उनके पास भी राजा जैसी ही बेहिसाब ताकत होगी, इसलिए उनके पास राजा से डरने की कोई वजह नहीं बचेगी। इसके अलावा उन्हें अपने समर्थकों का नेतृत्व करने और एक दूसरा शाही शहर बसाने का हक भी मिलेगा। ताकत का खून मिलने और अपना खुद का शहर बसाने की बात पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरा देश दंग रह गया। अनगिनत व्यापारी, गुलाम, आम लोग और रईस सब इस सुनहरे मौके की तरफ खिंचे चले आए। बड़े बड़े अमीर और कारीगर महल के दरवाजों पर इकट्ठा हो गए, लेकिन परीक्षा में बैठने वाले कई लोगों का अंत बहुत खौफनाक हुआ। ज्यादातर लोग उस ताकत के खून को बर्दाश्त नहीं कर पाए और तड़प तड़प कर मर गए। इस जानलेवा परीक्षा में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बच पाए। पहला जंगल का एक जांबाज योद्धा लिचाडू और दूसरा मैदानों का एक लोहार रैंडल। इन दोनों ने अपने अपने नगर राज्य खड़े किए और इस तरह 2 नए राजा सामने आए जो इस ताकत की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। वे उस बूढ़े होते जिरगामेशा के बाद कमान संभालने और यामली सभ्यता की अगली पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए ही बने थे। सभ्यता की शुरुआत जिरगामेशा से हुई थी, लेकिन वो जानता था कि इसका अंत उसके साथ नहीं होना चाहिए। यामली राजवंश के 175वें साल तक आते आते अब 3 राजा एक साथ खड़े थे जो मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे। एक नाजुक लेकिन ठीक ठाक तालमेल के साथ सारे नगर राज्य कामयाबी और तरक्की के एक ऐसे दौर में पहुंच गए जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ठीक उसी समय जिरगामेशा को अपनी मौत का बिल्कुल आखिरी बुलावा महसूस हुआ। उसने इस तय मौत के खिलाफ अपनी एक आखिरी जंग शुरू की और देश भर के कारीगरों को बुलाकर हीरोज हॉल से भी कहीं ज्यादा आलीशान और बड़ा एक मंदिर बनाने का हुक्म दिया। ये बनने वाला था बुद्धि के देवता का मंदिर, पत्थरों से बना एक बहुत बड़ा और पवित्र धाम जहां वो अपनी मुक्ति और जान बख्शे जाने की उम्मीद कर रहा था। उस मंदिर के अंदर एक दैत्य की विशालकाय मूर्ति खड़ी की गई, एक ऐसी रौबीली मूर्त जिसमें से असीमित और कभी न खत्म होने वाली रोशनी निकल रही थी। वो मूर्ति अपने एक हाथ में बचपन के नायक राजा जिरगामेशा को थामे हुए थी और उसकी नीली आंखें नीचे की पूरी दुनिया को निहार रही थीं। उस मूर्ति से एक कमाल की जादुई और ईश्वरीय चमक आ रही थी। उस दिन जिरगामेशा अपने सारे मंत्रियों को लेकर उस जगह पहुंचा। वो अपनी करोड़ों की प्रजा को भी उस बुद्धि के देवता की पूजा करने के लिए वहां ले आया, इस उम्मीद में कि वो महान भगवान उनकी पुकार जरूर सुनेंगे। वो अपनी पूरी श्रद्धा और सच्चाई दिखाना चाहता था ताकि मरने से पहले बस एक आखिरी बार उस बुद्धि के देवता के दर्शन कर सके। जैसे ही उसने सिर उठाकर ऊपर देखा, जिरगामेशा के उस बूढ़े झुर्रियों वाले चेहरे से आंसुओं की धार बहने लगी। आखिर पूरे 100 साल का लंबा वक्त बीत चुका था। अपने अंत का सामना करते हुए राजा ने अपने पूरे दरबार के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उस महान हस्ती से एक दूसरी मुलाकात की भीख मांगी। वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया और बुद्धि के देवता से गुहार लगाई कि वो बस एक आखिरी बार उसके सामने आ जाए। इस नायक राजा की आखिरी हसरत बस उस रहस्यमयी जीव को देखने की थी
जिसने कभी उसे सभ्यता के 3 खजाने दिए थे। चूंकि जिंदगी और मौत का ये मामला बहुत बड़ा था, इसलिए उस रचयिता ने, जो उस वक्त अपनी बहन के साथ बाहर टहल रहा था, इस पुकार को सुन लिया। जैसे ही उसे मास्टर ब्रेन से ये मैसेज मिला, पुरानी यादों का एक झोंका उसके दिल को छू गया और उसने इस मुलाकात के लिए हाँ कह दी। उसे भी अपने इस पुराने दोस्त से मिलना था, और सच कहें तो अब दूसरे जीवों की तबाही को रोकना भी जरूरी हो गया था। समय की तेज रफ्तार वाले बस कुछ ही दिनों के अंदर जिल्गामेशा के लोगों ने न जाने कितने इकोसिस्टम बर्बाद कर दिए थे और कई प्रजातियों का नामो निशान मिटा दिया था। और ये सारी तबाही सिर्फ और सिर्फ जिल्गामेशा के अमर होने के उस दीवाने सपने को पूरा करने के लिए की गई थी। रचयिता ने समय की रफ्तार को वापस नॉर्मल स्पीड पर सेट किया और सीधे सैंडबॉक्स की दुनिया के अंदर कदम रख दिया। उसी पल वहां के जीवों के लिए पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। सारे पहाड़, नदियां और समंदर कांप उठे। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती थरथरा रही हो। पेड़ कुचले जा रहे थे और घाटियों में पैरों के बहुत बड़े बड़े निशान बनते जा रहे थे। जैसे जैसे वो परछाई करीब आ रही थी, अनगिनत जानवर दहशत में आकर घने जंगलों की तरफ भागने लगे। धीरे धीरे पूरी दुनिया का नक्शा ही बदलने लगा। वो पूरा शाही शहर हिलने लगा। लोग डर के मारे सोचने लगे कि क्या पत्थरों के ये मंदिर आखिरकार ढहने वाले हैं। उस समय जब जिल्गामेशा अपने मंत्रियों के साथ पूजा में लीन था, उसे अचानक एक जानी पहचानी मौजूदगी का एहसास हुआ। दशकों में पहली बार इस बूढ़े नायक राजा का चेहरा एक बच्चे जैसी मासूमियत और अचरज से खिल उठा। पूरे 200 लंबे सालों के बाद वो आखिरकार एक बार फिर उस बुद्धि के महान देवता को सामने देख रहा था। वही बुद्धि का देवता जिसने उसे सभ्यता के 3 पवित्र खजाने दिए थे, आखिरकार लौट आया था। जब उस रचयिता ने नीचे की तरफ देखा तो वो उस विशाल शहर को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे थे। उसके लिए तो वो शहर किसी बास्केटबॉल कोर्ट से बड़ा नहीं था, लेकिन इतने नन्हे जीवों के हिसाब से इतनी बड़ी कलाकृति बनाना वाकई तारीफ के काबिल था। उसने उन खूबसूरत वेदियों और मंदिरों की तरफ देखा और वहां पत्थरों की उन ऊंची मूर्तियों के नीचे बर्फ जैसे सफेद बालों वाला वो बूढ़ा राजा ऊपर देख रहा था। वो अपनी उस चीर देने वाली तलवार को कसकर थामे हुए था और उसकी आंखों से सोने चांदी जैसे चमकीले आंसू बह रहे थे। रचयिता ने उस रोते हुए बूढ़े आदमी को नीचे देखा और अपने इस पुराने दोस्त के लिए उसके दिल में पुरानी यादों का एक भारी गुबार उमड़ आया। उसे वो शर्मीला छोटा सा जीव याद आया जिसे उसने कभी अपनी हथेली पर उठाया था। वो लड़का जो उस विशाल पेड़ की चोटी पर खड़ा हुआ था। वो गर्म खून वाला नौजवान जो कभी हाथ में तलवार लिए आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा था, आज अपनी जिंदगी के बिल्कुल आखिरी छोर पर खड़ा था। फिर भी जिल्गामेशा का वो जोश से भरा जवानी का रूप ऐसा लगता था मानो कल की ही बात हो। उसने बड़े प्यार से पूछा, तो जिल्गामेशा, तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए या नहीं इन बीते सालों में? रचयिता ने पूछा और उसकी आवाज बादलों की गहरी परतों को चीरती हुई नीचे आई। जैसे ही वो आवाज उस चकाचौंध से भरे शाही शहर पर गिरी, जिल्गामेशा कांप उठा और वो अपनी पवित्र तलवार के सहारे टिक गया। उसने आसमान की तरफ देखते हुए अपनी सूखी और फटी आवाज में जवाब दिया, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी काफी अच्छे से जी पाया हूँ। भले ही वो पहली बार बादलों को चीरने वाले उस दैत्य को नहीं देख रहा था, फिर भी वो इस नजारे को देखकर अंदर से हिल गया। वो विशालकाय आकार सीधे आसमान में जा रहा था और उसका धड़ देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरी दुनिया के ढांचे को संभाल रखा हो। एक घनी और जादुई रोशनी ने उस दैत्य के चेहरे को छिपा रखा था, जबकि बादलों की ओट से एक बिल्कुल पवित्र और ईश्वरीय रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। वो दैत्य पूरे शहर को नीचे निहार रहा था, जो एक ही समय पर रहस्यमयी, गंभीर और पूरी तरह से आलीशान लग रहा था। यह एक ऐसा पवित्र नजारा था जिसे बयां करने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। यकीन करना मुश्किल था कि सच में ऐसी कोई हस्ती वजूद में हो सकती है। पूरे शहर में मौजूद 1 करोड़ लोग बढ़िया चमड़े के कपड़े पहने, अमीर व्यापारियों से लेकर फटे चीथड़ों में लिपटे गुलामों तक सब जहां के तहां थम गए। हर आम इंसान और कारीगर ने अपने औजार फेंक दिए और अपने घरों से बाहर निकल आया। इस नामुमकिन नजारे को देखने के लिए पूरी सड़कें खचाखच भर गईं। उन्होंने आसमान को चीरते हुए उस विशाल दैत्य को देखा, जो उनकी कहानियों का वही महान बुद्धि का देवता था जिसने उन्हें सभ्यता का तोहफा दिया था। वो सचमुच एक बेमिसाल हस्ती थी जो हजारों लाखों फीट ऊंची खड़ी थी। जिंदगी का यह कितना आलीशान और अद्भुत रूप था जिसकी तुलना सिर्फ सूरज, चांद और तारों से ही की जा सकती थी। हर कोई सदमे में खो गया था। उनके दिमाग अचरज, डर और न जाने कितनी मिलीजुली भावनाओं से बिल्कुल सुन्न पड़ चुके थे, जो आखिरकार एक असीमित श्रद्धा और भक्ति में बदल गए। जिल्गामेशा ने अपने महल के मंत्रियों के चेहरों पर छाए उस सदमे को देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की, सब कुछ जानने वाली मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि जब वो पहली बार इस बुद्धि के देवता से मिला था तो उसके अंदर भी यही खौफ था। वो एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर जिल्गामेशा ने अपनी आंखों में एक गहरी चाहत लिए ऊपर देखा। बुद्धि के महान देवता, उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया। अपनी तड़पती हुई नजरों के साथ उसने बात आगे बढ़ाई। 100 साल से भी पहले आपने मुझे एक मकसद दिया था। उसने उस सभ्यता की विरासत के बारे में बताया जो उसने खड़ी की थी और ये साबित किया कि वो कामयाब रहा है। ऊपर आसमान में पूरे 10,000 मीटर की ऊंचाई से उस अमर और असीमित दैत्य की आवाज बादलों की मोटी परतों को चीरती हुई नीचे शहर पर गूंजी। रचयिता ने उस नायक राजा से कहा कि उसकी ये सारी कामयाबियां उसके लोगों द्वारा लिखी गई किताबों में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगी। यामली के इस महाकाव्य की शुरुआत में उसे हमेशा जिल्गामेशा, पहली पीढ़ी का सबसे महान नायक राजा कहा जाएगा।
आने वाली पीढ़ियां उसके सम्मान में गीत गाएंगी और उसके चले जाने के बाद भी हजारों सालों तक उसका नाम जिंदा रहेगा। लेकिन सिर्फ कहानियों और गीतों में जिंदा रहना वो चीज नहीं थी जो ये बूढ़ा राजा असल में चाहता था। जिल्गामेशा अचानक बेचैन और उतावला हो उठा, जिसे देखकर उस दैत्य ने पूछा कि आखिर वो सच में क्या चाहता है। मुझे एक कभी न खत्म होने वाली अमर जिंदगी चाहिए, बिल्कुल आपके जैसी। जिल्गामेशा चीख पड़ा और बादलों में छिपे उस दैत्य की तरफ देखने लगा। अपनी एक बिल्कुल दीवानी और हताश कर देने वाली तड़प के साथ उसने ऐलान किया कि वो इसके लिए सब कुछ कुर्बान करने और कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। उसने अमरता के उस खजाने के लिए भीख मांगी, लेकिन ये बातें सुनकर रचयिता बस खामोश रहा। इस समय इस महान सम्राट के पास दुनिया की लगभग हर चीज थी, नाम, शोहरत, ताकत और बेहिसाब दौलत, यहाँ तक कि ये पूरी दुनिया उसी की थी। फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे वो अमर जिंदगी चाहिए थी जो उसके सामने खड़ी थी। अपने दिल के किसी कोने में वो अपनी आखिरी स्टेज की बीमारी का बोझ महसूस कर रहा था और जानता था कि मौत उसे किसी भी पल अपना शिकार बना सकती है। उसे जलन हो रही थी। यह जिल्गामेशा की उस आलीशान जिंदगी का अंत था जो इतिहास के एक सुनहरे और महान अध्याय जैसी दिखती थी। रचयिता ने उससे कहा कि वो बहुत ज्यादा लालची हो रहा है, क्योंकि उसके पास देने के लिए अमरता का ऐसा कोई खजाना है ही नहीं। उसने उस राजा को देखा। उसके सामने बुढ़ापे की मार से सूख रहा एक राजा खड़ा था। जन्म लेना, बूढ़ा होना और मर जाना कुदरत के वो नियम हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जिंदगी के आखिरी मोड़ पर हर कोई बस थोड़ा और जीना चाहता है। उस आखिरी पल में रुतबा, पैसा और ताकत सब मिट्टी में मिल जाते हैं। चाहे कोई बहुत बड़ा शहंशाह हो या फिर एक मामूली सी चींटी। अनगिनत सभ्यताओं के इस लंबे इतिहास में ये सच हमेशा एक जैसा ही रहा है। उस दैत्य ने जिल्गामेशा को एक आखिरी गहरी नजर से देखा और दिल में एक अजीब सा एहसास लिए नीचे फैले उस पूरे साम्राज्य को निहारा। ये नामुमकिन है। जिल्गामेशा ने अपनी फटी और भारी आवाज में आसमान की तरफ उस दैत्य को देखते हुए जबरदस्ती ये शब्द निकाले। उसने बादलों से घिरे उस पवित्र चेहरे की तरफ देखा और उस दैत्य पर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। वो पूरी तरह पक्का था कि अमर होने की ताकत वजूद में है। एक जलती हुई नजर के साथ उसने उस रचयिता को देखा जो किसी पहाड़ की तरह आलीशान और ऊंचा खड़ा था। उस दैत्य का शरीर ठोस चट्टान जैसा मजबूत था। पूरे 200 लंबे साल बीत चुके थे और ताकत का खून पीने के बाद भी राजा बूढ़ा हो गया था, लेकिन वक्त उस अमर और असीमित हस्ती पर अपना एक भी निशान नहीं छोड़ पाया था। उस दैत्य के लिए तो ये लंबा वक्त भी बीते हुए कल जैसा था। जिल्गामेशा की नजरों में वो बुद्धि का देवता अमर था। ये कितनी गजब की ताकत थी, एक ऐसी लंबी जिंदगी जिसे पाने के लिए कोई भी ललचा जाए। उसके होंठ कांपने लगे और जिल्गामेशा अचानक आसमान की तरफ देखकर दहाड़ा। उसने पूछा कि क्या वो दैत्य यहाँ सिर्फ एक ही वजह से आया है? क्या आप यहाँ सिर्फ मेरी मौत का तमाशा देखने आए हैं? वो चीख पड़ा। उस पल उसे खुद के बेहद छोटा और लाचार होने का एहसास हो रहा था। रचयिता ने जवाब दिया कि वो यहाँ उसे आखिरी विदा कहने आया है, इसलिए नहीं कि उसके पास उसकी उम्र बढ़ाने की कोई ताकत है। साथ ही वो इस सभ्यता को एक दूसरी चेतावनी देने भी आया था। उस दैत्य ने एक ठंडी सांस ली और अपनी बात जारी रखी। उसने राजा से कहा कि उनकी सभ्यता बहुत ज्यादा बेरहम और जालिम हो चुकी है, जो आसपास के जीवों का नामो निशान मिटा रही है और जंगलों को तबाह कर रही है। रचयिता ने उन विशाल जानवरों के कत्लेआम और पूरी धरती को रौंदे जाने की बात की और चेतावनी दी कि एक सच्ची सभ्यता न तो क्रूर होती है और न ही जंगली। उसने इस खून खराबे को तुरंत रोकने की मांग की, लेकिन इतनी उम्र हो जाने के बाद भी जिल्गामेशा के अंदर गजब की अकड़ और बागी तेवर बाकी थे। वो अचानक खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे एक आग सी सुलग उठी थी जो हर बीतते सेकंड के साथ और तेज होती जा रही थी। उस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने पूरी ताकत से एक कदम आगे बढ़ाया और उसका हौसला इस उम्र में भी देखने लायक था। उसने ऐलान किया कि ये कत्लेआम कभी नहीं रुकेगा और उसके बढ़ते कदमों को कोई ताकत थाम नहीं पाएगी। उसने उस दैत्य से पूछा कि क्या उसे अंदाजा भी है कि बरसों पहले जो ग्वाड़ी तलवार उसे दी गई थी, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। वो तलवार उसके सिर पर हमेशा एक परछाई की तरह लटकी रही। भले ही उसने उसे बेहिसाब ताकत दी, लेकिन साथ ही वो एक बहुत बड़ा बोझ भी लेकर आई। उसने उसके अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया था जिसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन आज वो उस खौफ का सामना करने जा रहा है। उसका इरादा इस पवित्र तलवार को अपने हाथों से खींचने का था। उसने अपने इतिहासकार बेगवान को आवाज दी ताकि वो इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन सके। उसने जेनेसिस का रिकॉर्ड रखने वाले उस अधिकारी को बुलवाया ताकि वो इसी पल उनकी सभ्यता का इतिहास अपनी किताब में दर्ज कर सके। जैसे ही राजा अपनी बात कहने के लिए तैयार हुआ, इतिहासकार बेगवान ने उस लाल चबूतरे पर चुपचाप अपनी कलम उठा ली। उसने सलेटी रंग के पन्ने का एक रोल फैलाया और महाराज से दरख्वास्त की कि वो कुदरत के खिलाफ इंसानों की इस जंग की कहानी शुरू करें। राजा ने एक ऐसे इतिहास की बात की जो बहादुरी और गीतों से भरा था और समझाया कि जेनेसिस को लिखने का उसका असली मकसद इसी विरासत को जिंदा रखना था। वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सच छोड़ जाना चाहता था और अब इतिहास का सबसे बड़ा चैप्टर लिखा जाने वाला था। उसने फैसला किया कि इतिहास इस पल में उसकी बहादुरी को दर्ज करे ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे समझ सकें। जिल्गामेशा ने एक गहरी और उखड़ी हुई सांस ली
उसका सीना हाँफ रहा था क्योंकि वो अगले कदम के लिए खुद को तैयार कर रहा था। अपने उस बूढ़े शरीर को ग्वाड़ी तलवार के सहारे टिकाते हुए उसने एक कड़क मुस्कान दी और फिर अपनी आवाज को बादलों की गरज जैसी चीख में बदल दिया। यामली राजवंश के 175वें साल में पूरी जिंदगी महान किस्सों को खत्म करने और पूरी दुनिया को फतह करने के बाद वो नायक जिल्गामेशा, जिसने एक सदी से भी ज्यादा समय तक राजा के रूप में राज किया था, अपने आखिरी दांव के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। अपने साम्राज्य की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसने उस बुद्धि के देवता को खुले मैदान में फंसा लिया था और अब वो एक भगवान पर अपनी तलवार चलाने के लिए तैयार था। जैसे ही वो उस बुद्धि के देवता को जान से मारने के लिए आगे बढ़ा, हम उसे ऊपर से देख रहे थे। हमारे दिल में अचरज और उत्सुकता का एक मिला जुला एहसास था। पिछली बार उसने अपने सगे बेटे की जान ली थी और इस बार वो सीधे एक भगवान पर वार करने जा रहा था। रचयिता ने जल्द ही खुद को संभाला और जिल्गामेशा की हरकतों को गौर से देखने लगा। उसका ये कदम दिखने में बेहद दुस्साहसी लग रहा था, लेकिन एक तरह से ये बिल्कुल स्वाभाविक था। मौत का एक बार सामना करने और दोबारा नया जीवन पाने के बाद ये नायक राजा पूरी तरह बदल चुका था। पहले उसने अपने ही चहेते बेटे को मार डाला और अब जब मौत दूसरी बार उसके सामने खड़ी थी तो उसने उसी हस्ती पर तलवार उठाने का फैसला किया जिसने उसे सभ्यता का तोहफा दिया था। शायद बिल्कुल शुरुआत से ही इस कहानी का ऐसा अंत होना तय था। अब हमें समझ आता है कि उस बात का असली मतलब क्या था। जब एक बहादुर बच्चे ने 10,000 फीट ऊंचे खड़े दैत्य के सामने दहाड़कर उससे सवाल करने की हिम्मत दिखाई थी, उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार या डर का नाम नहीं सुना था। इसलिए ये तो होना ही था कि एक दिन वो अपनी तलवार सीधे आसमान की तरफ ही तान दे। ये बस उसका स्वभाव था। रचयिता ने बिल्कुल शांत रहते हुए उसे एक आखिरी चेतावनी दी। जिल्गामेशा, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। उसने राजा से कहा कि वो इस पागलपन को तुरंत रोक दे, क्योंकि यह उसकी कोई सभ्यता नहीं बल्कि सरासर जंगलीपन है। यहाँ से तुम्हारा हर एक कदम अपने साथ एक अंजाम लेकर आएगा। उसे चेतावनी दी गई कि उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, एंड सच कहें तो मौत से बढ़कर भला और क्या कीमत होगी। जिल्गामेशा ने धीरे धीरे अपनी खून जैसी लाल आंखें खोली और वो ऐसा दिखने लगा मानो वो अपनी जवानी के दिनों में वापस लौट आया हो। उसके अंदर बहुत समय से खोया हुआ जवानी का वो पागलपन एक बार फिर चमक उठा। ये बिल्कुल वैसा ही कड़ा और सिरफिरा संकल्प था जो उसने बरसों पहले महसूस किया था। जैसे उसने कभी उस बुद्धि के देवता को मार गिराने की ठानी थी। उसका मकसद बस उसकी सभ्यता को हड़पना, उसकी ताकत को चुराना और आखिरकार सच्ची अमरता हासिल करना था। एक कड़कती हुई दहाड़ के साथ जिल्गामेशा ने ऐलान किया कि वो अपने लोगों को साथ लेकर सीधे भगवान को चुनौती देगा। यह इतिहास में दो सभ्यताओं की सबसे पहली टक्कर थी। एक ऐसा मोड़ जहां एक नया नवेला समाज खुद को बनाने वाले को ही चुनौती दे रहा था। वे एक ऐसे अनोखे और सबसे ऊंचे भगवान से लड़ रहे थे जिसने कभी उनकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। लेकिन अब राजा के लिए इस बात का कोई मोल नहीं था। राजा की नजरों में वो रचयिता अब उनके आगे बढ़ने के रास्ते का सिर्फ एक रोड़ा था। उसने अपनी लंबी तलवार को हवा में ऊंचा उठाया। जब वो वहां पूरी अकड़ और बेबाकी के साथ खड़ा था तो तेज जंगली हवाएं उसके बिखरे हुए चांदी जैसे सफेद बालों को उड़ा रही थीं। और ठीक उसी पल पूरी राजधानी में दूर कहीं एक बड़ा घंटा गूंज उठा। पल भर में वो शहीदों का शहर एक पागल कर देने वाले जोश से खौल उठा। लाखों सैनिकों की एक बहुत बड़ी फौज बाहर निकल आई और पूरी जमीन पर एक कतार में कायदे से खड़ी हो गई। हम ये सब होते हुए देख रहे थे और हमने एक ठंडी सांस लेकर महसूस किया कि जिल्गामेशा पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से इसी दिन की तैयारी कर रहा था। बुद्धि के देवता पर हमला करने का उसका प्लान पहले से ही सेट था। आज का दिन तो बस उस रचयिता को बाहर निकालने का एक जाल था। अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गईं तो वो खुद को बनाने वाले को ही मार डालेगा। एक बहुत बड़े और शातिर तानाशाह का बिल्कुल नपातुला और दुस्साहसी कदम। उसी समय दूर मैदानों के एक बहुत बड़े शहर में वो जंगली सेनापति रैंडल अपने महल के सामने शांति से खड़ा था। इतनी भारी दूरी से भी वो बादलों को चीरकर ऊंचे खड़े उस दैत्य को साफ देख सकता था। इतने परफेक्ट और विशालकाय जीव को देखकर रैंडल अंदर तक हिल गया और उसकी आंखें अचरज और फोकस से सिकुड़ गईं। वो जानता था कि अब कुछ करने का वक्त आ गया है। आखिर जिल्गामेशा के जालिम स्वभाव को देखते हुए ये साफ था कि वो इतनी आसानी से अपनी ताकत किसी के साथ नहीं बांटता। राजा ने दूसरों को जो ताकत का कीमती खून दिया था उसकी इकलौती वजह यही थी कि वो आज के इस खास पल के लिए अपने साथ कुछ मददगार और साथी जुटा सके। वो शुरू से ही इस बड़े युद्ध की प्लानिंग कर रहा था। अचानक रैंडल ने एक तेज झंझनाहट के साथ अपनी तलवार म्यान से बाहर खींच ली। मैदानों के लोगों के खुखार और बागी तेवर दिखाते हुए उसने बादलों को हिला देने वाली एक चीख मारी, जंग के लिए तैयार हो जाओ। इतिहास इस पल को हमेशा याद रखेगा। ये यामली राजवंश का 175वां साल था। यामली के लोग अब उस बुद्धि के देवता का शिकार करने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। बुद्धि के देवता का शिकार करने और अमरता का खून लेकर लौटने के इरादे से आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच हमारी नजर राजधानी के पास मौजूद उस दैवीय पेड़ पर पड़ती है। यह वही प्राचीन चोटी थी जिसका इस्तेमाल कभी सभ्यता के 3 खजानों की परीक्षा लेने के लिए किया गया था। आज इस आसमान छूते पेड़ के ऊपर एक फलता फूलता जंगली शहर बस चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी पर जंगल का जांबाज योद्धा लिचाडू अपनी लकड़ी की लाठी के सहारे खड़ा था। वो खामोशी से दूर दिख रहे उस खौफनाक दैत्य को निहार रहा था।
जबकि उसके चेले चुपचाप उसके पीछे खड़े थे। उनमें से एक चेला बोल उठा और कहने लगा कि अब उनके गुरु और उनके लोगों को भी जंग के लिए निकलना चाहिए। लेकिन लिचाडू ने ना में अपना सिर हिला दिया। उसने फैसला किया कि उनका ये जंगली शहर इस जंग में कोई हिस्सा नहीं लेगा। क्षितिज पर एक छोटे से दाने जैसा दिख रहे शाही राजधानी की तरफ देखते हुए लिचाडू ने एक ठंडी सांस ली। उस दैत्य का भयानक और भारी दबाव उसके दिल पर इस कदर हावी था कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। उसके एक सीधे सादे चेले से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया कि क्या तीनों राजा आखिरकार एक साथ मिलकर हमला कर रहे हैं। वो सोच में पड़ गया कि क्या वो बुद्धि का देवता भी इन सबके सामने टिक पाएगा। लेकिन लिचाडू ने साफ किया कि ये कोई डर नहीं है। वो अपनी मौत से नहीं डर रहा था, बल्कि अपनी जान से भी कहीं ज्यादा कीमती चीज को कचरे में फेंकने से हिचक रहा था। सभ्यता और अक्ल की उसकी समझ उसे एक आम और खून के प्यासे जानवर की तरह हरकत करने से रोक रही थी। उस बुद्धि के देवता के खिलाफ खड़े होना, जिसने खुद उन्हें सभ्यता का तोहफा दिया और उनकी पूरी प्रजाति को मरने से बचाया, ये तो सोच से भी परे था। अगर उनके अंदर एहसानमंदी और नैतिकता ही नहीं बचेगी तो वे जंगली जानवरों से अलग कैसे होंगे। ये बात सुनकर उसके चेलों के पास कोई जवाब नहीं था। सब खामोश हो गए। उनका गुरु कोई आम इंसान नहीं, एक लीजेंड था, जंगल का वो हीरो जिसने ताकत के खून की जानलेवा परीक्षा को पार किया था और उनका लीडर बना था। फिर भी आज वो सीधे शाही फरमान के खिलाफ जाने का फैसला कर रहा था, ये जानते हुए भी कि इस बगावत की कोई माफी नहीं थी। उसने बड़े शांत मन से उन्हें हिदायत दी कि अगर आने वाली जंग में राजा जीत जाता है तो वे उसका सिर धड़ से अलग कर दें। वे उस सिर को महल में ले जाएं ताकि राजा को उसकी बगावत का सबूत मिल सके, क्योंकि वो राजा के जालिम स्वभाव को बहुत अच्छे से पहचानता था। ऐसी तानाशाही में वो वैसे भी एक मरा हुआ इंसान ही था। उसने जोर देकर कहा कि ये बगावत सिर्फ उसकी अकेले की थी। उसने भीख मांगी कि उसके शहर को बख्श दिया जाए, लेकिन अगर वो बुद्धि का देवता जीत जाता है तो उन्हें उसका सिर उस दैत्य के पास लेकर जाना होगा। उन्हें उस दैत्य के सामने सिर रखकर माफी की गुहार लगानी होगी, ताकि उस महान रचयिता को यह दिख सके कि इस दुनिया में आज भी कुछ लोग सच को याद रखे हुए हैं। उसे उम्मीद थी कि वो दैत्य ये देख पाएगा कि वे सभ्यता के सच्चे वारिस हैं, कोई बिना दिमाग के जंगली नहीं। उसने दुआ की कि उसका ये कदम शायद उनकी प्रजाति को पूरी तरह खत्म होने से बचा ले और उम्मीद की एक आखिरी चिंगारी जिंदा रहे। लिचाडू उस पवित्र पेड़ की चोटी पर खड़ा हुआ और एक आखिरी भारी खामोशी के बीच उसने अपनी बाहें फैला दी। अचानक एक कड़े और दर्दनाक संकल्प के साथ एक तलवार चमकी और लिचाडू के अपने ही चेले ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जंगल के उस राजा ने, जो यामली सभ्यता के सबसे मजबूत हीरोज में से एक था, अपने आखिरी पलों में कोई विरोध नहीं किया। उस चेले ने अपने गुरु के उस शांत और जाने पहचाने चेहरे को देखा और फिर खामोशी से उस सिर को जानवर की खाल में लपेट लिया। अचानक उसके दिल में एक गहरा दर्द उठा और उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा आज हमेशा के लिए टूटकर बिखर गया है। उधर जमीन पर हमें यामली साम्राज्य की सबसे खास फौज दिखाई देती है, अनगिनत तीरंदाजों और घुड़सवारों की एक बहुत बड़ी सेना। लेकिन उस दैत्य के लिए वे महज चींटियों के एक झुंड जैसे थे, जिनके नुकीले तीर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। जैसा कि हम अंदाजा लगा ही सकते हैं, वो खास सैनिक जिन्होंने कभी पूरे जंगल और खूंखार जानवरों को घुटनों पर ला दिया था, आज उस बुद्धि के देवता के सामने बिल्कुल बेअसर और बेकार साबित हो रहे थे। अभी ये ख्याल दिमाग में आ ही रहा था कि तभी जिल्गामेशा ने अचानक एक बहुत लंबी छलांग लगाई और वो अपनी छोटी सी कदकाठी के हिसाब से इतनी तेज स्पीड से आगे बढ़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पलक झपकते ही वो सीधे उस दैत्य के घुटने तक पहुंच गया। एक चींटी का पिस्सू की तरह इतनी ऊंची छलांग लगाना वाकई हैरान कर देने वाला था। इतनी खौफनाक और धमाकेदार ताकत ये साफ इशारा कर रही थी कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। उस दैत्य ने उसे एक मक्खी की तरह उड़ाने के लिए अपना हाथ घुमाया, लेकिन बुढ़ापे की कगार पर खड़े उस नायक राजा ने बड़े ही कमाल के हुनर से खुद को बचाया। वो उस दैत्य की जीन्स की पैंट पर छलांग लगाते हुए और ऊपर चढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक बेहद गंभीर और कड़ा भाव था, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था कि बुद्धि के देवता का असली साइज आखिर कितना बड़ा है। उस दैत्य के हाथ पैर हिलाने से जो मामूली हवा चल रही थी, वो भी इतनी तेज थी कि उसे उड़ाने के लिए काफी थी। तभी अचानक मैदानों का वो खूंखार राजा रैंडल मदद के लिए वहां आ पहुंचा और उसने सीधे उस जंग के मैदान में छलांग लगा दी। उसने हवा में करीब 7-8 मीटर की एक हैरान कर देने वाली दूरी तय की और रचयिता की पैंट को कसकर पकड़ लिया ताकि वो हाथ बढ़ाकर रैंडल को सहारा दे सके। उस दैत्य ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैदानों का ये राजा भी फुर्ती के मामले में जिल्गामेशा से कम नहीं था। बरसों तक जंगली और विशालकाय जानवरों से लड़ने की वजह से उसके जंग के हुनर बहुत मंद चुके थे। उसने वाकई अपने राजा होने के खिताब को सच साबित किया था। उस दैत्य ने भी उनके इस कमाल के हुनर को माना, लेकिन फिर फैसला किया कि ये छोटा सा इम्तिहान अब बहुत लंबा खिंच चुका है। अचानक अपनी स्पीड बढ़ाते हुए उसने रैंडल पर एक जोरदार हाथ चलाया। रैंडल को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। अगले ही पल उस दैत्य ने पूरी ताकत से जिल्गामेशा पर वार किया। वो नायक राजा दंग रह गया।
सामने से आते उस विशाल हाथ से बचने के लिए उसके पास सेकंड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। उसने खुद को बचाने के लिए एक जादुई तीर चलाया, लेकिन उस टक्कर के दबाव ने उसे हवा में गोल गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ फेंक दिया। वो बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा। सिर्फ एक वार में वो महान नायक पूरी तरह ढेर हो चुका था। जमीन पर गिरते ही गिलगामेश के मुंह से एक दर्द भरी और कड़वी हंसी निकल पड़ी। उसे एहसास हो गया था कि वो उस दैत्य की चमड़ी को खरोंच तक नहीं पाया। जब वो खून की उल्टियां कर रहा था तो हम चाहकर भी इस इंसान की तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। भले ही वो हार गया था, लेकिन वो एक लीजेंड था। शुरुआत से लेकर अंत तक उसके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था, जबकि वो जानता था कि उनकी ताकतों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। गिलगामेश एक बहुत ही पेचीदा, ताकतवर, रौबीला और बेहद घमंडी इंसान था। ऐसे वीर नायक को अपने अंत की तरफ बढ़ते देखना दिल में एक तरस पैदा कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत को अब बदला नहीं जा सकता था। उधर रैंडल भी खून थूक रहा था। उसकी छाती बुरी तरह हाँफ रही थी, लेकिन वो बिना किसी डर के उस दैत्य को घूरे जा रहा था। उसने तो शुरू से ही अपनी मौत को कबूल कर लिया था। यामली का एक योद्धा कभी अपने अंत से नहीं डरता, भले ही सामने वाले की ताकत होश उड़ा देने वाली क्यों न हो। हमें सोचना पड़ेगा कि वे आखिर किस बला से लड़ रहे थे। क्या उन्हें अब इस बात का पछतावा हो रहा था? उस दैत्य ने एक हल्की सांस ली। सोने जैसी जादुई रोशनी से घिरा उसका वो विशालकाय रूप बादलों को चीरता हुआ किसी प्राचीन और रहस्यमयी भगवान जैसा लग रहा था। क्या उसे पछतावा था? नहीं, ये तो बस उसका एक फैसला था। गिलगामेश ने और खून थूका। अब उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। इस पल बुद्धि के देवता को चुनौती देने में नाकाम रहने के बाद यामली सभ्यता को अपनी सबसे करारी और मुकम्मल हार का सामना करना पड़ा था। वे समझ चुके थे कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। पूरी दुनिया को खत्म कर देने वाली एक भयंकर तबाही आ रही थी। हम देखते हैं कि पूरी फौज में भगदड़ मच जाती है। सैनिक चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगते हैं। बर्बादी और पूरी प्रजाति का खात्मा उनके सिर पर मंडरा रहा था। मौत के खौफ से कांपते हुए सैनिक दर्द और लाचारी में रो रहे थे। हर तरफ से बस मदद की गुहार गूंज रही थी। मुझे बचाओ, वे चिल्ला रहे थे। हमें बचाओ। दया की वो तड़पती हुई भीख पूरे जंग के मैदान में गूंज रही थी। अपनी कांपती आवाजों में वे चिल्ला रहे थे और एकदम घोट देने वाला खौफ उनके ऊपर हावी था। कुछ लोग तो इस कदर लाचार हो चुके थे कि वे पागलपन में पागलों की तरह हंसने लगे। वहाँ का नजारा बिल्कुल खौफनाक और सिरफिरा हो चुका था। वो दैत्य कभी नहीं चाहता था कि इतने सारे जीवों की किस्मत उसके हाथों में हो। किसी सभ्यता के बनने और मिटने का फैसला करना अपने आप में एक बहुत बड़ा और भारी बोझ है। उसने नीचे उस दम तोड़ते हुए नायक राजा की तरफ देखा और कहा। राजा ने हैरान होकर पूछा, क्या हमारा नामो निशान पूरी तरह मिटा दिया जाएगा, जैसे हमने अपने से पहले विशाल जानवरों की अनगिनत प्रजातियों को खत्म कर दिया था? क्या आप उनका बदला लेने के लिए हमें मिटा देंगे? हम खामोशी से उसे देख रहे थे, जिसकी पूरी सभ्यता अब बर्बादी की कगार पर खड़ी थी। फिर भी अपनी जिंदगी के इस आखिरी पल में भी उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। एक पल के लिए रुकने के बाद उस दैत्य ने उसकी बात पर विचार किया। चूंकि तुमने मेरी चेतावनियों को सुनने से साफ इनकार कर दिया, इसलिए मैं सच में तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुमने इस दुनिया के पूरे कुदरती संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया है। तुमने न जाने कितनी प्रजातियों को हमेशा के लिए मिटा दिया, और मैं तुम्हें इस तरह बिना किसी रोक टोक के अपनी आबादी बढ़ाने की इजाजत नहीं दे सकता। गिलगामेश ने ये सुना और उसके चेहरे पर एक शांत और सब कुछ स्वीकार कर लेने वाली मुस्कान आ गई। सालों पहले आपने मुझे बताया था कि असली सभ्यता क्या होती है। अब क्या आप मेरे कुछ और सवालों के जवाब दे सकते हैं? हमारा राजा असल में उस बुद्धि के देवता से अपने कुछ सवालों के जवाब मांग रहा था। आसपास खड़ी पूरी भीड़ अपनी सांसें रोके खड़ी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई और सब टकटकी लगाए उस ऊंचे दैत्य को देखने लगे। वो महान जीव कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रहा। फिर अचानक बादलों की गहरी परतों को चीरती हुई एक आवाज नीचे आई और उस टूटे हारे शाही शहर पर गूंजने लगी। उस दैत्य ने हुक्म दिया, अपने सवाल पूछो। पल भर में ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया में एक सन्नाटा पसर गया हो। खून से सनी उस धरती पर सारे शोर शराबे का नामो निशान मिट गया। भागते हुए अनगिनत सैनिक जहां के तहां थम गए और आसमान में खड़े उस दैत्य को देखने के लिए पीछे मुड़े। आप हमें किस तरीके से खत्म करेंगे? उस दैत्य ने कुछ देर सोचने के बाद बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं पानी का इस्तेमाल करूंगा। मैं एक बहुत बड़ी बाढ़ लेकर आऊंगा जो इस पूरी सभ्यता को अपने साथ बहा ले जाएगी और डुबो देगी। तुमने आज तक यहाँ जो भी निशान छोड़े हैं, ये बाढ़ उन सबको मिटा देगी। पूरी धरती जैसे अपनी सांसें रोककर खड़ी हो गई। अपनी पूरी सभ्यता का ऐसा अंजाम सुनकर हर कोई एक ठंडे सन्नाटे में डूब गया। तो वो बुद्धि का देवता इस पापी आबादी से इस जमीन को साफ करने के लिए एक महाप्रलय का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन भले ही वो बुद्धि का देवता कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वो भला ऐसी बाढ़ कैसे ला सकता था जो पूरी दुनिया को ही डुबो दे? ये अब किसी जानवर या जीव के बस की बात नहीं थी। ये साफ तौर पर कुछ और ही था। उनकी सांसें तेज होने लगी। सदमे के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए। कुछ पलों के लिए तो उन्हें ऐसा कोई शब्द ही नहीं मिला जो बुद्धि के इस महान देवता की ताकत को बयां कर सके। फिर आया दूसरा सवाल, ये दुनिया बहुत बड़ी और फैली हुई है, तो फिर हमने आज से पहले इन जमीनों पर आपके पैरों के निशान कभी क्यों नहीं देखे? आप असल में आते कहां से हैं?
आप आखिर किस तरह का वजूद हैं? आपने हमें सभ्यता की वो चिंगारी दी ही क्यों? अगर आपको हमें दूसरे जीवों का शिकार करने से रोकना ही था? आप कहते हैं कि सभी जीव बराबर हैं, वो जंगली जानवर, ये समझदार प्रजातियां और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी। अगर सब एक जैसे ही हैं, तो आपके लिए यह जमीन आखिर है क्या? उस दैत्य ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और उस गिरे हुए नायक राजा को देखते हुए उसकी भारी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। ये जमीन मेरी खुद की बनाई हुई एक दुनिया है, और तुम सब, चाहे वो जंगली जानवर हों, समझदार प्रजातियां हों या पेड़ पौधे, मेरी ही प्रजा हो। मेरी नजरों में हर एक जीव मेरी संतान की तरह है, इसलिए तुम सब बराबर हो। उस पल वहां की हवा जैसे जम सी गई। जमीन पर खड़े लोग डर के मारे हाँफने लगे और देखते ही देखते वहां हर तरफ से लोगों के घबराने और तेज सांसें लेने की आवाजें आने लगीं। जिल्गामेशा की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल सन्न और हैरान कर देने वाले अविश्वास से बिगड़ गया। फिर वो अचानक हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो धीरे धीरे एक जंगली और घमंडी दहाड़ में बदल गई। कितना मजेदार है, ये सच में बहुत ज्यादा मजेदार है। हम इतने समय से आखिर किस हस्ती के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसे हम अपनी कल्पना में बुद्धि का देवता समझ रहे थे? वो महज कोई जीव या जानवर नहीं है, वो तो सब चीजों का मालिक है। वो रचयिता है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। इस धरती पर ऐसे वजूद को तो भगवान कहा जाना चाहिए था। उन कबीले के लोगों को पहले कभी भगवान का मतलब नहीं पता था, लेकिन आज उन्हें समझ आ गया था। मैं भी कितना घमंडी था जिसने अपनी सभ्यता बनाने के इतिहास की किताब का नाम जेनेसिस रख दिया। मुझे लगता था कि मैंने एक सभ्य दुनिया खड़ी की है, लेकिन असली रचयिता तो शुरू से ही ये बुद्धि का देवता था। सारे जीव तो बस उसकी प्रजा हैं। ये कितनी आलीशान और खौफनाक ताकत है, ये सोचना कि मैंने असल में। और यहीं पर जिल्गामेशा की आवाज अचानक कट गई। उसकी हंसी आसमान की तरफ गूंजती रही, जो हर सेकंड के साथ और ज्यादा बेलगाम होती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि वो दैत्य बिल्कुल शांत खड़ा सोच में डूबा हुआ था। वो विशालकाय परछाई शाही शहर के कोने पर खड़ी रही और उस गिरे हुए नायक राजा के आखिरी पलों को चुपचाप देखती रही। स्वभाव से धीरज रखने वाले उस दैत्य ने उसके इस आखिरी बागी तेवर को भी बर्दाश्त किया। जिसके बाद जिल्गामेशा ने अपना बिल्कुल आखिरी सवाल पूछा, आपको हमारी इस दुनिया को बनाने में कितने दिन लगे? इस सवाल ने उस दैत्य को गहरे सोच में डाल दिया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने बगीचे को एक सैंडबॉक्स में बदलने के लिए मेहनत की थी, मिट्टी ढोई थी और वहाँ की जमीन को एक आकार दिया था। उस मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और पहाड़ों को तराशने के बीच उस चौकोर जमीन के टुकड़े को तैयार करने में सचमुच काफी मेहनत लगी थी। उसे पूरा करने में ठीक 1 हफ्ता लगा था, इसलिए उसने बिल्कुल सच जवाब दिया, मैंने इस जमीन को 7 दिनों में बनाया था। जिल्गामेशा एकदम सन्न रह गया और फिर वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसका खुद पर से काबू पूरी तरह छूट चुका था और चेहरे से आंसुओं की धार बह रही थी। उसी पल उसके अंदर कुछ टूटकर बिखर गया। ये एक ऐसे दिल के टूटने की आवाज थी जिसका सारा घमंड और अकड़ मिट्टी में मिल चुकी थी। मन के मर जाने से बड़ा दुनिया में और कोई दुख नहीं होता। धुंधली होती आंखों से दुनिया को देखते हुए उसने उन शब्दों को दोहराया, 7 दिन। उसी बेहोशी में उसे याद आया कि कैसे बचपन में वो उस विशाल हथेली पर खड़ा था और अपना सबसे पहला सवाल पूछा था, सभ्यता क्या है? सभ्यता एक जिंदा बीज है, ये ज्ञान है और ये एक व्यवस्था है। ये बुद्धि से पैदा होने वाली सबसे बड़ी ताकत है। उसकी हंसी और तेज होती गई, जो हवाओं, पहाड़ियों, नदियों और उस धरती के घने जंगलों में गूंजने लगी। उस साम्राज्य का हर एक जिंदा इंसान सुध बुध खोकर ऊपर देखने लगा, मानो वे अपने राजा का आखिरी दर्द भरा गीत सुन रहे हों। अनगिनत लोग फूट फूट कर रोने लगे और यामली के राजा के लिए एक अनजाना शोक गीत गाने लगे, एक खत्म होती जिंदगी के लिए एक बेहद उदास कर देने वाला गीत। आज के दिन उस ऐतिहासिक शाही शहर के कोने पर एक महान महाकाव्य के नायक राजा के युग का अंत हो गया। जिल्गामेशा अपनी जिंदगी के आखिरी छोर पर पहुंच गया और उस दैत्य की एक ठंडी सांस के साथ इतिहास के लंबे गलियारों में महज एक धूल बनकर रह गया। हम देख रहे थे कि वो दैत्य उस नायक राजा को आखिरी विदा दे रहा था। वो कभी किसी चीज के लिए लड़ना नहीं चाहता था और न ही उसने कोई राज छिपाया था। हर सवाल का जवाब बिल्कुल सच दिया गया था, पर सच तो ये था कि उस दैत्य के पास भी उसे अमर जिंदगी देने की ताकत नहीं थी। वो दैत्य खुद अपने अंत का सामना कर रहा था, जिससे ये पूरी जंग और भी ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। राजा मर चुका था, हमारा राजा, इतिहास का सबसे मजबूत नायक जिल्गामेशा, जिसने खुद रचयिता पर तलवार उठाने की हिम्मत की थी, वो मर चुका था और हमारी हार हो चुकी थी। अनगिनत लोग लाचारी में रो रहे थे और बिल्कुल पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। हम देख रहे थे कि वो दैत्य खामोशी से नीचे मची उस तबाही को निहार रहा था, जहाँ लोगों की चीखें पूरी धरती पर गूंज रही थीं। हर कोई सदमे में था और हवा में भी इस भारी सच का एहसास तैर रहा था कि राजा मर चुका है और हम हार चुके हैं। जब वो भारी भीड़ डर के मारे चिल्लाती हुई बिखर रही थी, वो दैत्य अपनी भारी ऊंचाई से बस इस नजारे को देखता रहा। लेकिन ये लोग भला भागकर कहाँ जा सकते थे? क्या दुनिया के आखिरी छोर तक? ये वाकई एक हैरान कर देने वाला नजारा था। शाही शहर की ऊंची दीवारों पर खड़ा एक मामूली सा इतिहासकार उस महान नायक राजा को गिरते और दम तोड़ते हुए देख रहा था। इस खौफनाक सच को जानने के बाद वो ठंडे पसीने में नहाया हुआ था। उसे एहसास हुआ कि अपना अंत आने से पहले
उसे सब कुछ लिखना होगा। उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए इस दुनिया का सच छोड़कर जाना ही होगा। सच कहें तो इस सच के भारी बोझ से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पसीने से तरबतर हाथों से उसने बुद्धि के देवता के खिलाफ जिल्गामेशा की उस बागी चुनौती की कहानी को पूरा किया। कांपते हाथों से उसने एक कोरा पन्ना पलटा और एक नया चैप्टर लिखना शुरू किया, जिसे उसने नाम दिया जेनेसिस, सृष्टि की कथा। यामली साम्राज्य के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया कि वो जीव ही रचयिता था और जिल्गामेशा अपने बुढ़ापे में बहुत घमंडी हो गया था। उसने भगवान के खून से अमरता पाने की चाह में खुद ईश्वर पर वार करने की कोशिश की और ऐसा करके उसने आखिरकार आसमान को गुस्से से भर दिया। देवताओं ने इन लोगों के पापों को माफी के काबिल नहीं समझा और एक बहुत बड़ी सफाई करने वाली बाढ़ से यामली सभ्यता को पूरी तरह मिटाने का फैसला कर लिया। आसमान थरथरा रहा था और धरती कराह रही थी। शाही शहर के अंदर एक दम घोट देने वाली घबराहट ने लोगों को जकड़ लिया था। डर इस कदर बढ़ गया क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि भगवान न्याय के इस फैसले में उनके हौसले और उनकी पीठ को पूरी तरह तोड़कर रख देंगे। वो महाप्रलय आ रही थी जो उनकी दुनिया और उनकी सभ्यता का नामो निशान मिटा देने वाली थी। और ठीक इसी मोड़ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। सुनहरे बालों वाला एक जवान लड़का हाथ में एक रहस्यमयी पोटली लिए उस शांत खड़े दैत्य के पैरों के पास पहुंचता है। वो उस पोटली को खोलता है और उसके अंदर से एक कटा हुआ सिर बाहर निकलता है और चिल्लाता है, बुद्धि के महान देवता, मैं यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। वो दैत्य एक पल के लिए सन्न रह जाता है। तीनों राजाओं में से ऐसा लगता है कि सिर्फ दो ही अपनी आखिरी जंग लड़ने आए थे। जंगल का राजा खुद नहीं आया था, बल्कि उसने घुटने टेक कर भीख मांगने का रास्ता चुना और जमीन से चिपक कर लेट गया। हम देखते हैं कि हमारे यामली के लोग सिर्फ जंगली या बेरहम नहीं हैं। यहाँ तक कि महान गुरु लिचाडू ने अपनी खुद की कुर्बानी देकर ये साबित कर दिया था। उसने एक जालिम राजा के शाही फरमान को तोड़ना मंजूर किया, लेकिन उस मददगार पर तलवार उठाना गवारा नहीं किया जिसने उन्हें सभ्यता का तोहफा दिया था। हम पूरी तरह से बुराई में नहीं डूबे हैं। भले ही भगवान का ये खौफनाक न्याय नीचे आ रहा है, पर ऐसा लगता है कि यामली के लोगों के लिए उम्मीद की एक आखिरी किरण अभी बाकी है। जंगल के राजा की ये पुकार सुनकर उस दैत्य ने एक गहरी सांस ली। सच तो ये था कि उसने कभी नहीं सोचा था कि जिल्गामेशा इस कदर पागल हो जाएगा, और न ही उसका इरादा कभी इन सबको पूरी तरह मिटाने का था। बात बस इतनी थी कि ये लोग बहुत ज्यादा घमंडी और बेलगाम हो चुके थे। ऐसे दुस्साहस और इस बेमतलब के खून खराबे की कीमत तो एक न एक दिन चुकानी ही पड़ती। उसने उस लड़के को हुक्म दिया कि वो उस महान दैवीय पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी नाव बनाए। उसे धरती के हर एक जिंदा जीव के बीजों का कम से कम एक जोड़ा उस नाव पर रखना होगा और बाकी बची जगह को लिचाडू के जंगल के लोगों से भरना होगा। एक बार जब अच्छे दिल वाले सभी लोग उस नाव पर सवार हो जाएंगे तो इस दुनिया को साफ करने के लिए एक महाप्रलय वाली बाढ़ नीचे आएगी। इतना कहकर वो दैत्य जाने के लिए मुड़ा। उसके आसपास की हवा अचरज और उत्साह की आवाजों से गूंज उठी। वे हार चुके थे, ये सच था, लेकिन उनकी पूरी प्रजाति का नामो निशान नहीं मिटने वाला था। उम्मीद की एक चिंगारी अभी भी बाकी थी और वे उस रचयिता की इस दया के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगे। ये सब सिर्फ और इसके लिए जंगल के राजा के दखल की वजह से मुमकिन हुआ था। लिचाडू ने भगवान को दिखा दिया था कि उनके अंदर आज भी अच्छाई और दया बाकी है। वे जंगली नहीं हैं और वे आज भी सुधरने और बचाए जाने के लायक हैं। वे खुद से कहने लगे कि वे अभी पूरी तरह बर्बाद नहीं हुए हैं। लिचाडू की जय हो, वे चिल्लाए। जंगल के महान राजा की जय हो। इतिहासकार खुशी के आंसू रोते हुए उस दैत्य को वापस जाते देख रहा था और उसने एक नए जोश के साथ दोबारा लिखना शुरू किया। जेनेसिस के यामली साम्राज्य वाले चैप्टर में दर्ज किया गया कि जंगल के राजा लिचाडू की अच्छाई ने भगवान के उठते हुए हाथों को रोक दिया, जिससे उन लोगों को भी जिंदा रहने का एक मौका मिल गया जिन्होंने खुद भगवान को चुनौती देने की जुर्रत की थी। उस महाप्रलय से बचने के लिए एक बहुत बड़ी नाव बनाने का शाही हुक्म जारी हो चुका था। इस बीच हम वापस उस घर के आंगन की तरफ चलते हैं। वो अपना सारा सामान समेटता है और उसे खेत के एक कोने में एक हाई प्रेशर वाटर गन मिलती है, जिसे सुचिन ने हाल ही में शॉपिंग करते वक्त खरीदा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी जल्दी काम आ जाएगी। जितने में उसने 10 मिनट लगाकर उस वाटर गन को तैयार किया, उतने में उस सैंडबॉक्स के अंदर पूरे 120 दिन बीत चुके थे, जहां अनगिनत लोग महज धुंधली परछाइयों की तरह तेजी से आते जाते दिख रहे थे। उन्होंने बरसों पहले छोड़े गए उस दैवीय बोनसाई पेड़ को काट डाला ताकि एक आलीशान और विशालकाय नाव बनाई जा सके और दुनिया के हर एक जिंदा जीव के बीजों को इकट्ठा किया जा सके। अलग अलग विशाल जानवरों के बच्चे और पूरी दुनिया की तमाम प्रजातियां अब उस एक इकलौती बड़ी नाव के अंदर समा चुकी थी। खुशकिस्मती से वो इलाका इतना बड़ा नहीं था कि सफाई का काम शुरू न किया जा सके। वो सैंडबॉक्स की तरफ बढ़ा ताकि उस शुद्धिकरण की शुरुआत कर सके। कुछ दर्जन मीटर की दूरी से उसने उस हाई प्रेशर वाटर गन को ऊपर उठाया और एक जैसी रफ्तार से पानी की एक बर्फ जैसी सफेद और तेज धार छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही पानी की वो बौछार उस बगीचे में बसी नगर राज्यों की सभ्यता पर गिरी, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए और वो विशाल शहर पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अनगिनत जानवर जंगलों से भागने लगते थे और उस आसमान छूती सफेद बाढ़ से आगे निकलने की नाकाम कोशिश करने लगे, लेकिन देखते ही देखते वे उस गहरे पानी में समा गए
पलक झपकते ही जैसे पूरी दुनिया का रंग बदल गया। उस चारों तरफ फैली सफेद चादर के बीच लिचाडू अपने लोगों को लेकर उस नाव पर सवार हो चुका था। वे बेहद सदमे और अचरज में आसमान की तरफ देख रहे थे। ये खौफनाक और बेहद ताकतवर नजारा था, मानो खुद आसमान का सीना फट गया हो। स्वर्ग के सारे दरवाजे खोल दिए गए थे और बादलों से पानी की अंतहीन सफेद धाराएं नीचे गिर रही थी, जो पूरी जमीन को अपनी आगोश में ले रही थी। उस पानी पर तैरती इकलौती नाव को छोड़कर पूरी की पूरी दुनिया उस असीमित और सफेद समंदर के नीचे डूब चुकी थी। पानी की उस सफेद बौछार के बीच वो महाप्रलय आसमान की सबसे ऊंची चोटी से किसी विशाल सफेद झरने की तरह नीचे गिर रही थी। उस उफनते पानी ने सारे पहाड़ों और नदियों को अपने अंदर डुबो दिया। सिर्फ एक पल में ऐसी तबाही मचा देना वाकई कितनी खौफनाक और हैरान कर देने वाली ताकत थी। दुनिया को खत्म कर देने वाली वो महान बाढ़ आखिरकार आ चुकी थी। नाव के डेक पर अमीर व्यापारी, रईस और आम लोग सब के सब बुत बनकर खड़े थे। आम नागरिक और गुलाम डर और अचरज के मारे बस ठंडी सांसें भर रहे थे। जिंदा बच जाने वाले लोगों के दिलों में ये दिन हमेशा हमेशा के लिए छप जाने वाला था। दुनिया का अंत करने वाली इस महाबाढ़ को तबाही का दिन कहा गया, जो यामली सभ्यता की आखिरी डूबती हुई चमक थी। बचे हुए यामली लोग इस प्रलय से बचने के लिए उस आखिरी नाव पर सवार थे। जहाज के एक बिल्कुल सुनसान कोने में एक अकेली परछाई ये सब देख रही थी। यह इतिहासकार बेमैन था, जो डेक पर दुबक कर बैठा था और हाथ में पंख वाली कलम थामे अभी भी उस जादुई और ईश्वरीय रूप की यादों में पूरी तरह खोया हुआ था। उनकी इस दुनिया को भगवान ने महज 7 दिनों में बनाया था। ये कितनी विशाल, गंभीर और होश उड़ा देने वाली ताकत थी जिसके वे गवाह बने थे। कांपते हाथों और आंसुओं से धुंधली हो चुकी आंखों के साथ बेमैन ने सृष्टि के उन 7 दिनों के अपने नजरिए को चुपचाप पन्नों पर उतारना शुरू किया। उसने बुक ऑफ जेनेसिस को लिखने के लिए अपनी कलम उठाई, ताकि वो भगवान द्वारा 7 दिनों में की गई सृष्टि की रचना का आखिरी ब्यौरा दर्ज कर सके। पहले दिन भगवान ने कहा, रोशनी हो, और वहाँ रोशनी फैल गई। भगवान ने रोशनी को अंधेरे से अलग किया। रोशनी को उन्होंने मंत्रा कहा और अंधेरे को रात का नाम दिया। दूसरे दिन भगवान ने एक बार फिर उजाले और अंधेरे को अलग किया और दिन तथा परछाइयों के दायरे तय किए। उसी दूसरे दिन भगवान ने कहा, पानी को अलग करने के लिए बीच में हवा हो, और इस तरह एंजल स्टाफ वजूद में आया। फिर तीसरा दिन आया। भगवान ने हुक्म दिया कि आसमान के नीचे का सारा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, ताकि सूखी जमीन दिखाई दे सके, और इस तरह पानी और जमीन अलग अलग हो गए। उन्होंने जमीन को महाद्वीप कहा और इकट्ठे हुए पानी को समंदर का नाम दिया। इसके साथ ही तीसरे दिन का काम पूरा हुआ। फिर चौथा दिन आया, 5वां दिन भी बीत गया और छठा भी, और 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते आसमान, धरती और उसके अंदर की हर एक जिंदा चीज बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। भगवान ने आराम किया और इस दिन उन्होंने पिछले 6 दिनों को अपना आशीर्वाद दिया। आने वाले दिनों में लोगों ने इस महान और अपनी आंखों से देखे गए नजारे को बिल्कुल परम सत्य मान लिया, मानो खुद रचयिता इंसानों के सामने आकर खड़े हुए थे, और उन्होंने अपनी 7 दिनों की मेहनत का एक एक ब्यौरा खुद दिया था। लेकिन क्या सच में कोई भगवान अपने मामूली बंदों को सृष्टि बनाने का तरीका समझाने के लिए इतना नीचे उतरेगा? सच कहें तो लोगों को बस ये कहानी ज्यादा पसंद आई थी। इस कहानी में भगवान ने 7वें दिन आराम किया था, इसलिए लोगों ने इस दिन का नाम आराम का दिन या पवित्र दिन रख दिया। इस तरह पूरी जमीन पर एक नया रिवाज शुरू हो गया और लोगों ने भी इस दिन अपने सारे कामकाज छोड़कर आराम करना चुन लिया। उधर असली दुनिया में हम देखते हैं कि वो काफी देर तक उस पूरे इलाके में पानी की बौछार करता रहता है, और जब उसे पूरा भरोसा हो जाता है कि अब कोई कोना बाकी नहीं बचा है, तो वो आखिरकार उस हाई प्रेशर वाटर गन को बंद करता है और बटन दबा देता है। वो सारे औजारों को वापस स्टोर रूम में रखाता है। बिल्कुल इसी तरह पूरा बोर्ड साफ हो चुका था, मानो किसी ने एक कभी न खत्म होने वाली रेत घड़ी को पलटकर एक नई शुरुआत कर दी हो। बहुत ज्यादा आबादी हो जाने की वजह से वो सैंडबॉक्स लगभग बर्बाद होने की कगार पर था, लेकिन अब हर प्रजाति का सिर्फ एक एक जोड़ा बच जाने से वहाँ का इकोसिस्टम धीरे धीरे खुद को दोबारा संभाल लेगा। वो उम्मीद करता है कि इस तबाही के बाद अब वे लोग आगे ज्यादा सावधानी से रहेंगे। तभी पास ही में क्रिएटर ब्रेन कहता है कि अगर ये तबाही नहीं भी आती, तब भी वे लोग हर एक प्रजाति को खाकर और सब कुछ खत्म करके एक न एक दिन खुद को खुद ही बर्बाद कर लेते। उससे तो कहीं बेहतर है कि इस नई जिंदगी का स्वागत समय से पहले ही कर लिया जाए। वो एक लंबी और गहरी सांस लेता है। वो उतना कमजोर नहीं है जितना कोई सोच सकता है, और उसे किसी दिलासे की जरूरत नहीं है, भले ही उसका दिल इस वक्त काफी भारी हो। क्रिएटर ब्रेन भी उससे यही कहता है कि उसे किसी दिलासे की जरूरत नहीं है, हालांकि वो ये बात मानता है कि उसका दिल इस वक्त यकीनन बहुत भारी होगा। चोंग चाओ की साम्राज्य महारानी होने के नाते, जिसने न जाने कितने जीवों और जातियों को जन्म दिया है, वो सुपर ब्रेन उससे कहता है कि तुम एक महान रचयिता हो और तुम्हें अब तक इन सब चीजों की आदत हो जानी चाहिए थी। वो उसे अनगिनत सभ्यताओं के बनने और मिटने की दलीलें देता है, लेकिन ये बातें सुनकर शाओ जिंग के माथे की नसें गुस्से के मारे फड़कने लगती हैं। वो चिढ़कर उस ब्रेन को याद दिलाता है कि भाई, मैं एक मर्द हूँ, कोई महारानी नहीं। लेकिन वो मशीन अपनी बात पर अड़ी रहती है कि ये सब तुम्हारी ही औलादे हैं। वो दावा करता है कि इस पूरी दुनिया को दोबारा बसाने के प्लान की इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है, पर शाओ जिंग बीच में ही उसकी बात काट देता है। वो आंगन के दरवाजे के पास एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाता है
और छिला हुआ फल खाते हुए कल शहर जाकर कुछ और फल खरीदने का प्लान बनाने लगता है। वो खुद से कहता है कि उसे अपने पेट और सेहत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। काफी देर बाद वो अपना काला नोटपैड उठाता है ताकि उसमें दैत्यों के युग का ब्यौरा लिख सके। वो पहले तो धरती के क्रिटेशियस युग की तर्ज पर इसका नाम जानवरों का युग रखना चाहता था, लेकिन चूंकि वहाँ के लोकल लोगों ने अपने इतिहास में इसे जेनेसिस के नाम से दर्ज किया था, इसलिए उसने भी यही नाम रखने का फैसला किया। धरती पर क्रिटेशियस युग का अंत एक उल्कापिंड के टकराने और डायनासोरों की तबाही से हुआ था, लेकिन यहाँ आसमान से आई एक महाबाढ़ ने सब कुछ खत्म कर दिया था। इस बाढ़ ने दैत्यों का नामो निशान मिटा दिया और दुनिया को फिर से बसाने का काम शुरू हो गया। इवोल्यूशन के अपने इस इतिहास में उसने इस चैप्टर को नाम दिया जेनेसिस महाविलुप्ति। डार्क मार्शल, सी मार्शल और न्यू लाइफ के दौर के रिकॉर्ड्स के बाद वो चौथे पन्ने की तरफ पन्ना पलटता है और ऊपर लिखता है जेनेसिस। इस प्लान में समझदार जीवों के उभरने और कबीले वाले नगर राज्यों के विकास का पूरा ब्यौरा था, जिन्होंने मिलकर दैत्यों को खदेड़ दिया था। अगली सुबह जब वो ब्रश कर रहा था तो उसे अपने पूरे शरीर में एक खौफनाक उबलती हुई ताकत दौड़ती हुई महसूस हुई, जिससे वो तुरंत अपने ही शरीर के ढांचे की जांच करने में जुट गया। शीशे में देखते हुए उसने नोटिस किया कि उसकी लंबाई एक बार फिर बदल चुकी थी और अपने इन बदलते विचारों के बीच उसे एक बहुत ही अजीब और गजब का एहसास हो रहा था। हम उसे वापस अपने नोट्स की तरफ लौटते हुए देखते हैं, जहां वो डार्क मार्शल, सी मार्शल और न्यू लाइफ के दौर के बाद अपने चौथे प्लान यानी जेनेसिस को आखिरी रूप दे रहा था। इसका मकसद ये था कि समझदार जीव कबीले वाली सभ्यताओं को बढ़ाएं, उन दैत्यों को मार भगाएं और आखिरकार इस दुनिया के नए मालिक बन जाएं। फिर भी वो अपने नोट्स में लिखता है कि ये जीव दिन ब दिन और ज्यादा क्रूर और हिंसक होते जा रहे हैं। अब वो बिना किसी वजह के कुछ सेंटीमीटर और लंबा हो चुका था और उसकी हाइट पूरे 183 सेंटीमीटर तक पहुंच गई थी। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा सुगठित और हैंडसम हो गया था। उसका बदन अब किसी ग्रीक मूर्ति की तरह बिल्कुल गठीला, कसरती और परफेक्ट शेप में आ चुका था। ये उसकी दुनिया में हुई तीसरी महाविलुप्ति का असर था। इस बार उसे जो ताकत वापस मिली थी वो पिछली 2 बार के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत थी। अब उसकी फिटनेस किसी टॉप क्लास एथलीट जैसी हो चुकी थी। शाओ झान ने अपनी मुट्ठियां कसी और उसे अपने अंदर एक धमाकेदार ताकत का एहसास हुआ। भले ही अपने इस नए लुक में वो किसी नॉर्डिक भगवान की तरह परफेक्ट दिख रहा था, लेकिन खुश होने के बजाय उसे सिरदर्द होने लगा। वो सोच में पड़ गया कि इस भयंकर बदलाव को देखकर आखिर सू किंग का क्या रिएक्शन होगा। वो पक्का उस पर अपनी तस्वीरों में भारी फिल्टर इस्तेमाल करने का आरोप लगा देगी। उसे डर था कि अगर उसने अपने जीन्स में कुछ बदलाव नहीं किए तो लोग उसे रिसर्च के लिए किसी लैब में बंद कर देंगे। उसने अचानक क्रिएटर ब्रेन से पूछा कि क्या ये मुमकिन है कि वो इन साफ दिखने वाले हद से ज्यादा परफेक्ट जीन्स को बदलकर वापस अपने पुराने लुक में लौट सके। ये नया रूप सचमुच कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया था, ऐसा लुक जिसे देखकर लड़कियां सड़कों पर चीखने लगे। और सच कहें तो उसका पुराना चेहरा भी बिल्कुल ठीक ठाक था। सू किंग और कबीले के अपने पड़ोसियों को अपने हालिया बदलावों के लिए राजी करना पहले ही काफी मुश्किल साबित हुआ था, और अगर वो इसी तरह बदलता रहा तो वे पक्का उस पर शक करने लगेंगे। खुशकिस्मती से इस दुनिया का मालिक होने के नाते उसके पास अपने खुद के जीन्स को एडिट करने की कुदरती ताकत थी। उस ब्रेन ने उससे पूछा कि क्या वो अपने अंदर जर्ग सेल्स को शामिल करना चाहता है। वो पहले से ही जर्ग प्रजाति का एक हीरो था, लेकिन पहले उसका शरीर इतना कमजोर था कि वो इस प्रोसेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब उसका बदन पूरी तरह मजबूत हो चुका था तो वो आखिरकार उन जर्ग सेल्स को अपनाने के लिए तैयार था। उसने इस बात पर ज्यादा समय नहीं गंवाया कि उसे इंसान बने रहना है या नहीं। आखिर उसकी जिंदगी पहले ही दांव पर लगी हुई थी। अब जब वो शरीर से इतना ताकतवर हो चुका था तो वो अगले कदम के लिए बिल्कुल तैयार था। वो आखिरकार जर्ग सेल्स को अपनाने के लिए राजी हो गया, और जैसा कि हम देखते हैं उसने अपने इस फैसले पर ज्यादा देर तक कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई इंसानियत पर। वैसे भी कैंसर की वजह से घुट घुट कर मरने के सामने एक नॉर्मल इंसान बने रहने का चार्म कब का खत्म हो चुका था। सच कहें तो एक जर्ग बनना कहीं ज्यादा मजेदार लग रहा था। और आखिरकार उसने हरी झंडी दे दी। पल भर में उसका पूरा शरीर एक गाढ़े और ठंडे पसीने से तरबतर हो गया और बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई। वो बिस्तर पर गिर पड़ा और दर्द के मारे बुरी तरह कराहते हुए होश खो बैठा। जब उसकी आंखें खुली तो पूरे 3 घंटे बीत चुके थे। उसका बदन एक काले सलेटी रंग के मैल की परत से ढाका हुआ था। उसने बिना वक्त गंवाए सीधे शॉवर लिया, कपड़े बदले और खुद को निहारने लगा। उसका शरीर अब पूरी तरह से अलग महसूस हो रहा था, जैसे उसके अंदर असीमित संभावनाएं भर गई हों। अब वो हर मायने में एक असली जर्ग बन चुका था। जर्ग सेल्स और तेजी से सेल्स डिवाइड करने की अपनी इस नई खूबी के दम पर वो अब जब चाहे अपनी मर्जी से अपने जीन्स को कंट्रोल कर सकता था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांका। अपने दिमाग के अंधेरे में उसे डीएनए का एक घुमावदार डबल हेलिक्स दिखाई दिया। इंसानों के इस खास डीएनए के अंदर से फालतू और बेकार का सारा कचरा साफ और दुरुस्त किया जा चुका था, जिससे सिर्फ उसका असली निचोड़ ही बचा था। चैन का ज्यादातर हिस्सा अब खाली था और नए बदलावों के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन जब उसने आखिरकार उन कैंसर सेल्स को हमेशा के लिए हटाने की कोशिश की तो क्रिएटर ब्रेन ने एक बड़ा ही रूखा और ठंडा जवाब दिया। वे अब तुम्हारे जीन्स के ढांचे का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। यह खबर कि उन्हें निकाला नहीं जा सकता उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि वो इंसानी जीन्स को काट कर अलग नहीं कर सकता था। इसलिए उसे अब उन्हें ठीक करने का कोई दूसरा रास्ता खोजना ही था। यही नहीं,
क्रिएटर ब्रेन ने एक और खौफनाक सच से पर्दा उठाया। कैंसर सेल्स असल में शरीर के अपने ही बागी होते हैं और कोई इंसान जितना ज्यादा ताकतवर बनता जाता है, ये कैंसर सेल्स भी उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे जैसे उसे नई ताकतें मिलेंगी, उसके अंदर का कैंसर भी उतना ही ताकतवर होता जाएगा। वे उसके शरीर के अंदर पागलों की तरह बढ़ रहे थे। अगर उसने इस महाविलुप्ति से थोड़ी भी और ताकत अपने अंदर खींची तो वो शायद वहीं के वहीं ढेर हो जाएगा। इस एहसास ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया। फिलहाल वो चौथी महाविलुप्ति से मिलने वाली किसी भी ताकत या फीडबैक को स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को हर पल चौकन्ना रहने के लिए कहा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि आने वाले कुछ समय के लिए उसे बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। अगर इस जमीन के जीव कोई गड़बड़ भी करते हैं या हिंसक हो जाते हैं, तब भी वो अपनी मर्जी से उनका पूरी तरह सफाया नहीं कर सकता था। उसे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना था। सीधे शब्दों में कहें तो अब चाहे वे जीव कितनी भी बदमाशी क्यों न करें, वो अपनी दिक्कतों को सुलझाने के लिए एक और महाप्रलय लाने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकता था। पूरी बाजी अब पलट चुकी थी। उसे पिछली रात अपनी आंखों के सामने खत्म हुई प्रजातियों की वो चीख पुकार और तड़प याद आई। उस नजारे ने उसके मन में मौत के लिए एक नया खौफ और सम्मान पैदा कर दिया था, खासकर अब जब उसका कैंसर मिड स्टेज से बढ़कर आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। मौत किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा डर होती है और वो सोच में पड़ गया कि क्या वो सच में इस जंग को जीत पाएगा। वो खड़ा हुआ और आंगन की तरफ चल दिया। टर्मिनल कैंसर के साथ उसकी जिंदगी की घड़ी बहुत तेजी से टिक टिक कर रही थी। वो जानता था कि आने वाले नए दौर में उसे कोई न कोई रास्ता बहुत जल्दी ढूंढना होगा। उसे इस बड़े सैंडबॉक्स के अंदर अलग अलग अनोखी सभ्यताओं और जादुई ताकतों का एक सिमुलेशन तैयार करना था, इस उम्मीद में कि शायद अपनी बायोलॉजी को बदलने का कोई तरीका मिल जाए। वो एक ऐसी ताकत की तलाश में था जो उन कैंसर सेल्स से लड़कर उन्हें खत्म कर सके। अब जब उसने सैंडबॉक्स की तरफ देखा तो उसे एक ऐसी दुनिया दिखाई दी जहां सब कुछ सूखा और उजड़ा हुआ था। जिंदगी का नामो निशान लगभग गायब था। सैंडबॉक्स के अंदर एक पूरी रात का मतलब 50 साल के बराबर था, लेकिन फिर भी ये दुनिया अभी तक पूरी तरह से सांस नहीं ले पाई थी। चूंकि हर प्रजाति के सिर्फ कुछ ही जोड़े धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ा रहे थे, इसलिए वे आखिरकार भगवान की उस चेतावनी को मानने लगे थे कि सभी जीव बराबर हैं। उन्होंने बिना वजह का खून खराबा बहुत कम कर दिया था और वे सिर्फ उतना ही शिकार करते थे जितने की उन्हें खाने के लिए जरूरत हो। यहाँ तक कि कुछ जीव तो दूसरी प्रजातियों की आबादी बढ़ाने में उनकी मदद भी कर रहे थे। इसके साथ ही उस महाविनाश के मलबे से अजीबोगरीब और बिल्कुल नई प्रजातियां उभरने लगी थीं। ये वाकई देखने लायक नजारा था। ऐसा लगा जैसे पुरानी राख से एक नई दुनिया की कौपलें फूट रही हों। चीजें अब धीरे धीरे संभल रही थीं और विकास का ये चक्का नए सिरे से घूमने लगा था। लेकिन ये रफ्तार अभी भी बहुत ज्यादा धीमी थी और उसके पास वक्त बहुत कम बचा था। उसने एक ठंडी और भारी सांस ली और सोचने लगा कि क्या उसे एक नया खेल शुरू करने के लिए कोई दूसरा सैंडबॉक्स खोल लेना चाहिए। इवोल्यूशन की रफ्तार को और तेज करने के लिए उसे एहसास हुआ कि उसके खुद के आइडियाज शायद एक दायरे में सिमट कर रह गए हैं। इसलिए उसने अपनी सोच को एक नया मोड़ दिया। आखिर असली बुद्धिमत्ता अक्सर वही होती है जिसका पहले से अंदाजा न लगाया जा सके। इवोल्यूशन कई बार ऐसी चीजों को जन्म दे देता है जो सारे लॉजिक को फेल कर देती हैं, और उसने फैसला किया कि शायद अब उसे दूसरों के दिमाग और समझ का इस्तेमाल करना चाहिए। अकेले कमरे में बंद होकर काम करना उसके इस बड़े मकसद के लिए अब बहुत छोटा रास्ता साबित हो रहा था। वो इसे चाहे जिस तरह से भी देखे, उसे अब एक बदलाव की सख्त जरूरत थी। अकेले सर खपाने से कहीं ज्यादा बेहतर था कि बहुत सारे लोगों के दिमागों को एक साथ मिला दिया जाए। उसे एक बहुत बड़े लेवल पर नए नए आइडियाज की जरूरत थी। उसने फैसला किया कि वो लोगों के एक ग्रुप को अपने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएगा। हाँ, वो इस बार एक बहुत बड़ा जुआ खेलने के लिए बिल्कुल तैयार था। खुद अकेले धीरे धीरे प्रजातियों को इवॉल्व करने के बजाय वो अब दूसरों को उन शुरुआती बीजाणुओं के इवोल्यूशन का सिमुलेशन तैयार करने देगा। उसे स्पोर जैसे गेम्स की याद आई जहां प्लेयर्स एक मामूली स्पोर से शुरुआत करके पेचीदा जीव बन जाते हैं। वो सोचने लगा कि क्यों ना एक छोटे सैंडबॉक्स को एक ऑनलाइन गेम में बदल दिया जाए जहां लोग कुछ खास डिवाइसेस के जरिए एंट्री कर सकें। वे इस सैंडबॉक्स को एक गेम की तरह खेलेंगे और उसके लिए बिल्कुल नई प्रजातियां तैयार करेंगे। उसके पास जो टेक्नोलॉजी थी उसके दम पे ऐसा कारनामा कर दिखाना बिल्कुल मुमकिन था। भले ही सैंड मॉन्स्टर्स को अपग्रेड करना अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। उसने अपनी इस सीमा को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। उसने खुद को याद दिलाया कि ये सिर्फ कोई गेम नहीं बल्कि एक असली दुनिया है। वो माइनक्राफ्ट जैसा एक ओपन वर्ल्ड सैंडबॉक्स बनाने का प्लान करता है। वो प्लेयर्स को सेल्स डिवाइड करने की 10,000 गुना तेज स्पीड देगा, जिससे वे एक मामूली स्पोर से शुरुआत करके अपनी खुद की प्रजाति को इवॉल्व कर सकें। प्लेयर्स अपने जीवों के हर एक हिस्से को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो सेल्स का बटना हो, बढ़ना हो, इवॉल्व होना हो या फिर आखिरकार उनका मर जाना हो। इवोल्यूशन का एक पूरा चक्र महज 2 या 3 दिनों में पूरा किया जा सकता था। एक अचानक आए ख्याल से पैदा हुआ एक बेहद चालाकी भरा छोटा सा डिजाइन। वो इस साइड प्रोजेक्ट पर अपनी ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करेगा क्योंकि उसका पूरा ध्यान अभी भी उस मुख्य बड़े सैंडबॉक्स पर ही टिका था। सच कहें तो ये एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट था। हर एक गेम सेशन से वो सबसे अनोखी और काम की दिखने वाली जातियों को चुनेगा और उन्हें उस मुख्य बड़े सैंडबॉक्स की दुनिया में शामिल कर देगा। एक इकलौती समझदार प्रजाति के रूप में सिर्फ चोंग युआन का होना बहुत छोटा दायरा था
और हम जानते हैं कि किसी एक प्रजाति का पूरी दुनिया पर राज करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसे पता चलता है कि आज के समय केवीआर ग्लासेस को जरिया बनाकर प्लेयर्स के लिए इसे सेटअप करने में लगभग 3 दिन का समय लगेगा। अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर वो इस छोटे सैंडबॉक्स के लिए लगभग 30 स्क्वायर मीटर का एक छोटा सा इलाका साफ करता है और मिट्टी को तैयार करने में जुट जाता है। अपने पुराने लेआउट को याद रखते हुए वो बड़े मंजे हुए हाथों से वहाँ के माहौल को दोबारा तैयार करता है और काम करते करते उसे महसूस होता है कि उसकी खोई हुई ताकत वापस लौट रही है। भले ही वो जानलेवा बीमारी अभी भी उसके शरीर के अंदर मौजूद थी, लेकिन एक दिन बाद सैंडबॉक्स का माहौल तैयार करने के बाद उसे अपने अंदर एक नया जोश महसूस हुआ। बीमारी के बावजूद उसकी शारीरिक हालत में सुधार हो रहा था। उसके पास काम करने की एनर्जी थी और महज एक दिन के अंदर बुनियादी ढांचा बनकर तैयार हो गया। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है चेन वेनशुआन से, जो स्टीम प्लेटफॉर्म का एक पुराना और मजा हुआ गेमर था और खेलने के लिए कुछ नए और लीग से हटकर गेम्स की तलाश में जुटा था। अचानक उसकी नजर एक वीआर बीटा गेम पर पड़ी जिसका नाम था स्पोर इवोल्यूशन। इसे बड़े ही सीधे शब्दों में एक सैंडबॉक्स फार्मिंग और सर्वाइवल गेम बताया गया था। गेम की बात बहुत सिंपल थी। एक मामूली स्पोर से शुरुआत करें जिसके पास इवोल्यूशन की अनगिनत संभावनाएं हैं। पक्के प्लेयर्स के लिए एक अल्टीमेट चॉइस। शुरुआत में तो उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा कि ये किसी लोकल डेवलपर का बस ऐसे ही लोगों को फंसाने का कोई हथकंडा होगा, लेकिन उस गेम की भारी भरकम 73 GB की फाइल साइज ने उसका ध्यान खींच लिया। उत्सुकता के मारे उसने गेम को डाउनलोड कर लिया, अपना वीआर हेडसेट पहना और एक ऐसी दुनिया के अंदर कदम रख दिया जिस पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन था। वो असल में अपने हाथ पैरों को महसूस कर पा रहा था, या यूं कहें कि एक असली समंदर के अंदर तैरने का एहसास ले पा रहा था। इस बात ने वेनशुआन के दिमाग को अचरज के मारे बिल्कुल सुन्न कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपनी कल्पना से भी परे की किसी चीज को छू लिया हो। हालांकि शुरुआत में उसे गेम के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अभी भी एक स्पोर की हालत में था, एक सिंगल सेल जीव जिसे दुनिया को देखने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें और विजुअल सिस्टम इवॉल्व करना था। वो अनगिनत बार मरा, उसने एक के बाद दूसरी पीढ़ी को आगे बढ़ाया, जब तक कि आखिरकार उसने आंखें और आखिरकार एक मुंह इवॉल्व नहीं कर लिया। उसने शिकार करना शुरू तो किया, लेकिन उसकी नस्ल बहुत जल्दी खत्म हो गई। उसकी आंखें बहुत कमजोर थीं और छिपे हुए दुश्मन हर वक्त उस पर हमला कर देते थे। हार न मानते हुए वो इस पर रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी तक चला गया और जीव विज्ञान के इवोल्यूशन को समझने लगा। आधे दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार एक नया रूप इवॉल्व कर लिया। ये एक ऐसा जीव था जो किसी तरह जिंदा रह सकता था। उसके शरीर पर चारों तरफ बड़े बड़े सेंसरी टेंटिकल्स थे और बीच में एक बहुत बड़ी जहरीली आंख थी। उसके ठीक नीचे नुकीले दांतों से भरा एक छोटा सा मुंह था। अपने दिल के किसी कोने में उसे गर्व का एक तगड़ा एहसास हुआ। वो जान गया था कि वो आखिरकार कामयाब हो चुका है। कामयाबी की इस खुशी से भरा वेनशुआन अपने उस टेंटिकल मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए समंदर के किनारे रेंगने लगा और वहाँ के बिल्कुल असली दिखने वाले नजारे को देखकर दंग रह गया। अब हम वापस चलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो अपने घर के दरवाजे पर बैठा धूप में सेब खा रहा था। तभी उसकी नजर इस अजीबो गरीब जीव पर पड़ी। वो पल भर के लिए इस नजारे को देखकर सन्न रह गया। ये वाकई इवोल्यूशन का एक बेहद अजीब और डरावना रूप था, जिसकी आंख इतनी बड़ी थी कि उसने उसके शरीर का 2/3 हिस्सा घेर रखा था। कोई भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि गेम में अंधा रहने की वजह से इस प्लेयर के अंदर कितना गुस्सा भरा होगा जो उसने इतनी बड़ी आंख ही इवॉल्व कर डाली। इवोल्यूशन के नियमों के मुताबिक अपने शरीर के ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ एक बेकार की बड़ी आंख पर बर्बाद कर देने से वो नस्ल कुदरती तौर पर खुद ही खत्म हो जाती। फिर भी हमारे नायक को यह जीव काफी मजेदार लगा। उसका वो अजीबोगरीब आकार दिखने में बिल्कुल पौराणिक कथाओं के मॉन्स्टर शिए जैसा लग रहा था। ठीक उसी समय दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। सू किंग खाना लेकर आ चुकी थी। वो उसका स्वागत करने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, उसका पैर गलती से उस लाल आंख वाले मॉन्स्टर पर पड़ गया। एक गीली सी क्रंच की आवाज के साथ वो जीव कुचलकर चटनी बन गया। उधर अपने कमरे में बैठे चेन वेनशुआन केवीआर स्क्रीन पर एक बार फिर लिख कर आ गया, इवोल्यूशन फेल। वेनशुआन बिल्कुल सन्न रह गया। उसने इतनी सावधानी से एक बढ़िया प्रजाति बनाई थी और दुनिया फतह करने के लिए अभी अभी किनारे पर रेंग कर आया ही था। वो भला इतनी अचानक कुचलकर कैसे मर सकता था। इसी बीच हमारे नायक ने दरवाजा खोला तो सामने सू किंग एक और लजीज खाना लिए खड़ी थी। उसने आंगन की तरफ एक नजर डाली और पूछा कि वो अकेले ही खेती करके इतना खुश क्यों दिखाई दे रहा है। उसने बड़े सादे अंदाज में जवाब दिया कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। उसने उसे बताया कि खेती करने से उसे खुशी मिलती है, लेकिन सू किंग उसके इस बदले हुए अंदाज को देखकर काफी हैरान थी। उसने सोचा कि इसकी वाइब इतनी अलग क्यों लग रही है और ध्यान दिया कि वो काफी अट्रैक्टिव और एलिगेंट दिखने लगा है। उसने मजाक में पूछ भी लिया, क्यों भाई, कोई चीट कोड इस्तेमाल कर लिया है क्या? भले ही उसने अपना बाहरी शरीर वापस पुराने जैसा कर लिया था, लेकिन अपनी आंखों के सामने 3 महाविनाश देखने के बाद उसके चेहरे पर एक ईश्वरीय चमक आ चुकी थी जिसे छिपाना नामुमकिन था। उसने बस सू किंग के माथे को छुआ और हंसते हुए पूछा, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? बुरी तरह खिंचाई होने के बाद सू किंग के पास बात बदलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने पूछा कि क्या वो इस आंगन में बैठे बैठे कभी बोर नहीं होता और उसे साथ में शॉपिंग पर चलने का ऑफर दिया। इस बात ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। उसने पूछा कि क्या वो सीरियस है और उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है।
तब उसे पता चला कि जब वो बीमार हुआ था और उसने नौकरी छोड़ी थी, तभी उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। सुकिंग को उसके लिए बड़ा दुख हुआ कि जब वो अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर था, तभी उसे एक जानलेवा बीमारी ने घेर लिया। नौकरी चली गई और उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया। उसकी नजरों में वो गांव के इस घर में सिर्फ अपने आखिरी दिन बेहद अकेलेपन और मायूसी में काटने आया था, जो वाकई एक तरस खाने वाली हालत थी। उसने आगे बढ़कर ऑफर दिया कि वो उसके मरने से पहले उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे उसके बचपन की एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसने मरीजों की देखभाल करने वाले वॉलंटियर के रूप में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया और वादा किया कि वो उसके लिए खाना बनाएगी और उसका साथ देगी। वो चाहती थी कि उसके आखिरी दिन खुशी खुशी बीतें, लेकिन इस आखिरी दिन वाले जुमले ने हमारे नायक को कुछ पलों के लिए अवाक कर दिया। उसने उसकी तरफ एक हल्की शरारती मुस्कान के साथ देखा और पूछा, तो क्या तुम एक गर्लफ्रेंड की सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए सच में तैयार हो? सुकिंग थोड़ा सा कांप गई। उसने पीछे कदम बढ़ाए और अपने कपड़ों को कसकर पकड़ते हुए बोली, ये सिर्फ एक पवित्र और सच्चा प्यार होगा। और उस पर आरोप लगाने लगी कि वो मरते मरते उसका धर्म भ्रष्ट करना चाहता है। उसने सलाह दी कि वे सिर्फ दुनिया दिखाने वाले प्रेमी बने रहेंगे। सच कहें तो नायक को उसकी ये बेबाकी पसंद आई और उसने हाँ कर दी। तभी उसने हाई स्कूल के दिनों की एक बात याद दिलाई।